थी। आप नहीं हो रही थी, किसी ने मुझे बताया तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। एंड सक्सेस लेगेसी इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर दोज पीपल जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहते हैं एज अ ट्रेनर, एज ए एंटरप्रेन्योर, एज अ गाइड, एज अ मेंटर, एज अ कोच, एज अ टीचर, एज ए गुरु, एज ए ट्रांसफॉर्मर, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। उनके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो लोग ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। आज की मास्टर क्लास स्टूडेंट्स के लिए भी होगी, आज की मास्टर क्लास एक हाउसवाइफ के लिए भी होगी, आज की मास्टर क्लास एक एंटरप्रेन्योर के लिए भी होगी, आज की मास्टर क्लास एक नए स्टार्टअप करने वाले लोगों के लिए भी होगी, आज की मास्टर क्लास एक ट्रेनर के लिए भी होगी, आज की मास्टर क्लास उस इंसान के लिए भी होगी जो अपने जीवन के चारों क्षेत्रों में तरक्की करना चाहते हैं। और चार कौन से क्षेत्र होते हैं? एक हेल्थ होती है, एक पैसे से आपका रिश्ता होता है, एक आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे आपका रिश्ता होता है, और चौथा जो क्षेत्र होता है वो आता है आपका खुद से रिश्ता, मीन्स स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। आज की क्लास उन लोगों के लिए भी होगी जो पास्ट पेनफुल मेमोरीज से छुटकारा पाना चाहते हैं। आज की क्लास उन लोगों के लिए भी होगी जो प्रेजेंट के इश्यूज को हैंडल करना चाहते हैं। आज की क्लास उन लोगों के लिए भी होगी जो फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज और अनसर्टेनिटीज से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ बहुत ही बेहतरीन से नियम है, उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो ज्यादा लेकर जाएंगे। उनमें से पहला नियम है आपके पास एक पेन और पेपर होना चाहिए, ताकि मास्टर क्लास के दौरान जब आपके जहन में कुछ ऐसे प्रश्न आए जिनको आप पूछना चाहते हो तो आप उनको लिख सकते हैं, क्योंकि इस मास्टर क्लास के अंत में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पर बने रहना जरूरी है और हाथ उठाना जरूरी है, ताकि आपको अनम्यूट किया जा सके और आप अपना प्रश्न पूछ सकें। मास्टर क्लास के दौरान कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप जिनको आप नोट करना पसंद करेंगे, तो उसके लिए पेन पेपर होना निश्चित जरूरी है। आप अगर आराम से किसी ऐसी जगह बैठे जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो और अपने इस गैजेट के ऊपर कोई दूसरा और ब्राउजर ना चलाएं और किसी ऐप में ना जाएं, सिर्फ इसी ऐप में रहें। अपने कैमरे का जो दूरदर्शी आपका जो ये चलचित्र है उसका कैमरा अगर ऑन करेंगे तो ज्यादा बेहतरी होगी। कंधे सीधे करके बैठें, चेयर के ऊपर बैठें, लेट कर या काउच पर आराम से ऐसे पसर के अगर आप इस मास्टर क्लास का वैल्यू लेना चाहेंगे तो वैल्यू बहुत कम ले पाएंगे, सिर्फ आनंद ले पाएंगे। आनंद आता है लेट कर या काउच पर पसर कर कोई भी चीज करने से। दिस इज नॉट अ मूवी, दिस इज समथिंग विच कैन एड सम वैल्यू इनटू देयर लाइफ, इनटू योर लाइफ। सो ज्यादा समय नहीं लूंगा। उन मोहतरमों को वैसे तो किसी परिचय की जरूरत नहीं है आज की डेट में, बट फिर भी परिचय मैं कराना अपना फर्ज समझता हूँ। वो मोहतरमा पिछले 14 सालों से इस फील्ड में कार्यरत हैं। कौन कौन से फील्ड्स में वो हैं मैं बता देता हूँ। पिछले 14 सालों से एनएलपी के इंजेक्शन भर भर के लोगों के न्यूरॉन्स में डाल रही हैं, और पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से वो न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस की मास्टर प्रैक्टिशनर हैं, मास्टर कोच हैं, और लोगों को न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस के बारे में अवगत करा रही हैं, उनको सिखा रही हैं। कौन कौन से फील्ड्स में वो हैं? स्टूडेंट बिहेवियर एंड पैटर्न ब्रेकिंग में वो पिछले काफी सालों से हैं। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में वो पिछले एक से भी ज्यादा दशक से हैं। अगर कपल रिलेशनशिप की बात करें तो उनको इसमें महारत हासिल है। और अगर मैं बात करूं डी एडिक्शन की तो शी इज एन एक्सपर्ट इन दैट एज वेल। सो वो मोहतरमा अब आने जा रही हैं आपके बीच में, बिफोर योर आईज, ऑन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। सो नन अदर देन प्लीज हेल्प मी टू वेलकम फॉर नीरज मलिक बिफोर योर आईज। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस।
वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? आई होप ऑल वेल। आप सब अपने अपने घरों में कुशलता से होंगे, खुश होंगे, और जाहिर सी बात है बरसात का मौसम चल रहा है तो बरसात के मौसम का मजा भी ले रहे होंगे। और आज थैंक्स करना चाहूंगे उन लोगों को जो अपने कीमती समय में से आज का ये समय निकाल कर यहाँ पर बैठे हैं, और साथ ही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी आपको कि आप कम से कम इस अवेयरनेस में हैं कि अपनी लाइफ को अगर बदलना है तो आप ही को कुछ इस लाइफ को चेंज करने के लिए करना होगा। हाथ पे हाथ रख के बैठने से या जो आज तक किया उसी को करते रहने से तो ये लाइफ में कुछ चेंज नहीं होने वाला, राइट? कुछ लोग हैं जो काफी समय से जुड़े हुए हैं इन मास्टर क्लासेस से, जैसे कि आज सर ने भी कहा कि आज 9वीं मास्टर क्लास है। जी हाँ, दिस इज 9th मास्टर क्लास। और आज की मास्टर क्लास एक कंपाइल मास्टर क्लास होगी। जी हाँ, जिसका फ्लो A to Z कंप्लीट रहेगा। इसमें बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए। आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप चाहते हैं कि इस वर्कशॉप का आप पूरा बेनिफिट ले पाए, यहां से कुछ वैल्यूएबल आप लेकर जा पाए अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अगर एक लाइन भी आज आप यहां से लेकर जाएं तो शायद इस वर्कशॉप में आने का आपका मकसद पूरा हो जाएगा। जी हाँ, एक लर्निंग भी अगर हमें कहीं से मिल जाती है तो कई बार वो लाइफ चेंजिंग साबित होती है। लाइफ चेंजिंग का मतलब ये नहीं है कि 360 डिग्री एकदम से चेंज हो जाएगा, बट यस, कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट आपकी लाइफ में आपको वो चेंज लेकर आने पर, उस थॉट की तरफ लेकर जाने पर मजबूर कर देगा जिस पर शायद आज तक आपने ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट यही होगी कि इस वर्कशॉप को मुझे समय पर कंप्लीट करने के लिए बेहद जरूरी है कि मेरा फ्लो बना रहे, और इसके लिए आप सबसे एक गुजारिश है, आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उन्हें साथ साथ लिखते चलेंगे ताकि इस वर्कशॉप के अंत में आपके क्वेश्चंस को आंसर किया जाए। वर्कशॉप के बीच में क्वेश्चंस यहाँ पर आप चैट बॉक्स में लिख तो देंगे, लेकिन मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इस वर्कशॉप का एक प्रॉपर फ्लो है। मुझे यहाँ पर बताना है आपको कि कंप्लीट जिस चीज के बारे में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ उसको आप पूरी तरह से समझ पाए। मेरा पूरा फोकस यहाँ पर इस बात पर रहेगा अगले 2 घंटे के लिए कि आप इन चीजों को न सिर्फ समझ पाए, लेकिन उसके साथ साथ आप इसे इस्तेमाल भी कर पाए। जी हाँ, आपकी लाइफ में आपका नॉलेज, आपकी ताकत तब तक नहीं बन सकता जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट करके उससे रिजल्ट ना ले लें। जी हाँ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर नॉलेज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नॉलेज तो हमें बहुत कुछ है, हमारे कॉन्शियस माइंड के पास इतनी नॉलेज है कि अगर हम चाहें तो कभी भी कहीं पर भी किसी भी पर्सन को रास्ता बहुत आसानी से दिखा देते हैं, लेकिन जब बात अपनी आती है तो खुद रास्ते ढूंढने में हम पजल हो जाते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो हमारे साथ ऐसा होता है? शायद इस वर्कशॉप से आज आप इस बात का उत्तर लेकर जा पाए, तो इसलिए मैं चाहूंगी कि अगले 2 घंटे तक आप इस वर्कशॉप के एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड को पूरे दिल से सुनिएगा। जी हाँ, दिल से सुनने का मतलब यही है कि पूरी तरह से आप फोकस्ड रहेंगे यहाँ पर। और बताना चाहूंगी कि किन लोगों के लिए वर्कशॉप नहीं है, किन के लिए है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किन के लिए ये नहीं है। जो लोग अपनी लाइफ में क्विक फिक्सेस चाहते हैं उनके लिए वर्कशॉप बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, क्विक फिक्सेस में अगर आप विश्वास रखते हैं और आप सोचते हैं कि एक रात में कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि आपकी लाइफ पलट जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, एक रात में आपके थॉट प्रोसेस में वो बदलाव आ सकता है जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने में, यानी कि पलटने में पहला कदम साबित हो सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, ये वर्कशॉप उन लोगों के लिए नहीं है जो कमिटेड नहीं है। याद रखिए, आपके छोटे छोटे कमिटमेंट्स आपकी लाइफ का डिजाइन तय करते हैं। अगर आज आप यहां पर बैठे हैं और अगले 2 घंटे तक यहां पर बने रहने के लिए रेडी हैं, कमिटेड हैं, तो ही इस वर्कशॉप को अटेंड कीजिएगा, क्योंकि इस वर्कशॉप के लास्ट तक एक एक चीज ऐसी होगी जो आपके बहुत काम की होगी, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दे रही होगी, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज लेकर आने के लिए आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप इस वर्कशॉप को एक गेम चेंजर की तरह
देखना चाहते हैं और इससे वैल्यू लेना चाहते हैं तो बेहद जरूरी है कि आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और आज यहाँ से एक ऐसी जर्नी के बारे में आपको पता लगने वाला है जिस जर्नी को हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्द, और जो लोग इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां से एक थॉट में चेंज जरूर लेकर जाएंगे। इसका मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि एंड तक एक एक वर्ड आपके काम आएगा, आपको आपके एक एक मिनट एक एक सेकंड की वैल्यू दी जाएगी। अगर आप लाइफ में पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो आपको इस वर्कशॉप की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपके बैंक अकाउंट में अगले 3 साल का सर्वाइवल है और अगले 3 महीने तक आपको लगता है कि कुछ भी हो जाए, अगर ना भी मैं कमाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रख सकता हूं, रख सकती हूं, तो आपको इस वर्कशॉप की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपकी लाइफ में अगर इमोशनल बैलेंस आप क्रिएट कर पा रहे हैं तो आप इस वर्कशॉप को चाहें तो क्विट कर सकते हैं, क्योंकि इमोशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी लाइफ के हर रिजल्ट के लिए आपका इमोशन बेहद जरूरी है। शायद हमने इस इमोशन को आज तक समझा नहीं, आज इस इमोशन की जो वैल्यू है वो हम समझेंगे, और इस इमोशन की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में इसे हम समझेंगे। कई लोगों को लगता है कि हम बहुत ही स्ट्रांग हैं इंटरनली और हम किसी भी इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हम करते हैं, लेकिन शायद आज आप अपने इस बिलीफ को तोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे जब आप ये जानेंगे कि इमोशन को कंट्रोल करने और हैंडल करने में बहुत फर्क होता है, और यही फर्क डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ की क्वालिटी क्या होने वाली है। सो कमिटेड लोगों के साथ अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाने वाले लोगों के साथ इस वर्कशॉप को स्टार्ट करते हैं। आज इस वर्कशॉप से आपको क्या मिलेगा, किसके लिए ये वर्कशॉप बेहद जरूरी है? उन लोगों के लिए जो अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके बिजनेस में उन्हें ऐसी ग्रोथ मिले कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने डेली जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने बिजनेस को ना चलाएं, बल्कि एक ऐसी लाइफ क्रिएट करें जो उनकी ड्रीम लाइफ भी है, और ना सिर्फ अपने बिजनेस को सिर्फ अपना घर चलाने के लिए बल्कि इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। उन लोगों के लिए वर्कशॉप बेहद जरूरी है। और एंटरप्रेन्योर्स जो अपनी लाइफ में आगे बढ़कर अपनी सक्सेस के ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, आज ये वर्कशॉप उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। जो पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करें और उनकी लाइफ को एक डायरेक्शन दे पाएं, उनके लिए ये वर्कशॉप आज बेहद जरूरी है। आप सोचेंगे कि इतने सारे लोगों को आप एक साथ कैसे सोल्यूशन देंगे? मैं सोल्यूशन नहीं देने वाली हूं, मैं सिर्फ आपको वो बात बताने वाली हूं, उस चीज तक पहुंचाने वाली हूं, सीक्रेट को आज आपको बताने वाली हूं जिससे आप अपनी लाइफ में ये सब रिजल्ट्स ले सकते हैं। वो स्टूडेंट जो अपने कंसंट्रेशन और फोकस की वजह से परेशान है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमें पता है कि हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए लेकिन हम कॉन्फिडेंट नहीं है, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मुझे डर लगता है एग्जामिनेशन से, उन लोगों के लिए वर्कशॉप बेहद जरूरी है। प्रोफेशनल्स जो ग्रो करना चाहते हैं, शाइन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक विनर एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वर्कशॉप बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो कपल्स जो चाहते हैं उनकी लाइफ में उनका रिलेशन सिर्फ एक नाम मात्र के लिए रिलेशन ना रहे, बल्कि उस रिलेशन की खूबसूरती को जी सकें, वो उस लाइफ को महसूस कर पाएं, अपनी लाइफ के लास्ट सेकंड तक उस रिश्ते को जी पाएं उस खूबसूरती के साथ, उन लोगों के लिए, उन कपल्स के लिए वर्कशॉप आज बहुत कुछ यहां पर देकर जाने वाली है। सो कनेक्टेड रहने के लिए थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं कि आखिर क्या चाहिए मुझे लाइफ से। इस बात को शायद आपने अक्सर सोचा भी हो, तो शायद इसकी पूरी तस्वीर आपने ना बनाई होगी, और अगर ये तस्वीर आज आपके पास नहीं है तो इसे बनाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि कई बार हमें लगता है अरे सोचने से क्या होगा, मिलेगा तो वही जो किस्मत में लिखा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अगर हर कोई किस्मत के भरोसे बैठ जाएगा तो क्या अपनी लाइफ में कोई भी सक्सेस की ऊंचाइयों को छू पाएगा?
कोई भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएगा। जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट प्रोसेस रखते हैं, माइंडसेट रखते हैं, उन्हीं के पास वो ड्रीम लाइफ अचीव करने की काबिलियत होती है, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस डिसाइड करता है कि आप क्या बनेंगे, आप कैसी लाइफ जिएंगे, आपकी लाइफ कितनी लंबी होगी, आपके रिश्ते कैसे होंगे, आपकी सेहत कैसी होगी, आप इस जीवन में क्या कितनी प्रॉस्पेरिटी को जिएंगे, किस तरह से अपनी ड्रीम लाइफ को जिएंगे। जी हाँ, आज इसी के लिए सबसे पहली चीज यहां पर आप देखेंगे एनएलपी। एनएलपी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। एक ऐसी स्टडी जिसने ह्यूमन के लिए काफी चीजें इतनी आसान कर दी, अपने सबकॉन्शियस को समझना, अपने अंदर बैठे उस भगवान को, उस पावर को जानना एनएलपी की वजह से हो पाया। क्योंकि हमारे ग्रंथों में, चाहे किसी भी धर्म के ग्रंथों में आप देखना चाहें, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इस स्टडी को बहुत वास्ट करके दिया गया, बट एनएलपी ने इसे बहुत ही सिंक्रोनाइज करके, बहुत ही शॉर्ट करके कुछ ऐसी टेक्निक्स हमें दी जिससे हम न सिर्फ अपने माइंड में चीजों को चेंज कर सकते हैं, बल्कि अपने थॉट प्रोसेस को कैसे चेंज करना है ये भी हम जानते हैं। इसके बारे में समझेंगे आज की वर्कशॉप में। दूसरी चीज जानेंगे हाउ योर माइंड वर्क्स फॉर हेल्थ एंड योर गोल्स। हमारी हेल्थ और हमारी लाइफ के गोल्स, यानी कि हम अपनी लाइफ में कहां जाना चाहते हैं और कितना लंबा जीना चाहते हैं, इसको डिसाइड कौन करता है? इसे करता है आपका माइंड। और कैसे ये काम करता है इसके बारे में जानेंगे, कैसे ये रिस्पॉन्सिबल है एक हेल्दी लाइफ के लिए या फिर मेरी डिजीजेस के लिए। हाउ टू बिकम मास्टर कम्युनिकेटर। मास्टर कम्युनिकेटर का मतलब क्या है? क्या सिर्फ लैंग्वेज? जी नहीं, सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, हम किस भाषा को बोलें, हम किस तरह से अपने शब्दों का इस्तेमाल करें कि सामने वाला उसे समझ पाए। जब तक सामने वाला आपकी बात उस तरह से नहीं समझ पाता है जिस तरह से आपने उसे कहा है, तब तक वो कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता। और दूसरी चीज, जब वो कम्युनिकेशन पूरा हो तो आपके लिए उस इंसान के माइंड में एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बनना चाहिए, नहीं कि उसके अगेंस्ट उसे जाना चाहिए। तो ये मास्टर कम्युनिकेटर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अलग अलग पर्सनालिटीज के साथ अलग अलग तरह से आपको बात करनी चाहिए, और इन पर्सनालिटीज को कैसे पहचानेंगे आप, ये कौन बताएगा आपको। सो इसके लिए आपको बेहद जरूरी है कि आप अपने माइंड को यूज करें इस मास्टर कम्युनिकेशन की टेक्निक को जानने के लिए। और चौथी चीज यहां पर होगी, जो लोग अपनी लाइफ में लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए, उनकी लाइफ में उनकी हेल्थ वेलनेस को पाने के लिए, उनके रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, उनके गोल्स को अचीव करने के लिए, उन्हें हेल्प करते हुए एक नोबल प्रोफेशन को जीना चाहते हैं, एक एनएलपी लाइफ कोच की तरह लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, और उसी प्रोफेशन में होते हुए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी में एक ग्रोथ के साथ, उन लोगों के लिए ये नेक्स्ट स्टेप रहेगा। तो चलते हैं आज की वर्कशॉप में आगे की तरफ। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आखिर क्या है ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग? न्यूरो का सिंपल सा मतलब है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा माइंड, जो कि हमारे न्यूरॉन्स से मिलकर बना है। इन न्यूरॉन्स में हमारी हर मेमोरी स्टोर होती है, और ये किस तरह से स्टोर होती है, किस तरह से बाहर से मैंने किसी भी इंफॉर्मेशन को लिया, कैसे समझा, ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लिंग्विस्टिक, जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन अंदर जाती है, स्टोर होती है, उसको हम बाहर से या तो देखकर, सुनकर या फिर फील करके जैसे इंफॉर्मेशन को लेते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है। तो वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, हमारे आसपास का माहौल हम पर क्या इम्पैक्ट डालता है, उसे कहते हैं आप लिंग्विस्टिक। ये लिंग्विस्टिक आपके वर्बल हो सकते हैं, नॉन वर्बल हो सकते हैं। यानी कि जैसे ही इम्पैक्ट आपकी बॉडी के अंदर पड़ा, लेकिन आपने उसे बाहर कम्युनिकेट नहीं किया, बस आपने उसे महसूस किया, तो ये आपके इंटरनल वर्ल्ड के लिंग्विस्टिक्स ने काम किया। लेकिन जैसे ये वर्बली आपने किसी को बता दिया या फिर किसी से को कम्युनिकेट कर दिया, तो ये आपके आउटर वर्ल्ड के लिंग्विस्टिक्स होते हैं, और आपके आउटर वर्ल्ड के लिंग्विस्टिक्स ही बनाते हैं आपकी लाइफ की क्वालिटी को। अंदर हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं,
वो सीधे सीधे मेरी लाइफ पर, मेरी हेल्थ पर इंपैक्ट करता है, लेकिन बाहर हम क्या हैं वो सीधा सीधा मेरे माहौल पर, मेरी सिचुएशंस के ऊपर सीधा इंपैक्ट देता है। इसे भी जानेंगे कि ये कैसे होता है। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? एक ही तरह से जब आपके पास एक इंफॉर्मेशन आती है, उससे आपके ऊपर एक इंपैक्ट होता है, तो आप रिस्पॉन्स जरूर देते हैं, राइट? या तो आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे या फिर नेगेटिवली करेंगे, जो भी करें, लेकिन ये आपके बिहेवियर में काउंट होता है। इसी को आपके रिस्पॉन्सेस को कहा जाता है आपके बिहेवियर। और ये बिहेवियर बार बार उसी तरह से वर्क करने की वजह से, बार बार रिस्पॉन्ड करने की वजह से ये बिहेवियर्स के पैटर्न सेट हो जाते हैं। यानी कि एक अलग वे में आपका माइंड अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है और उसके बेसिस पर अपने एक्शंस आपकी बॉडी में छोड़ देता है। और कई बार क्या होता है, जैसे ही गुस्सा आता है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। आप जो बिहेव हमेशा करते आए हैं उसी को बार बार दोहराते हैं। ये ऐसा होता क्यों है? क्या हम एक ही चीज पर बार बार सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करें, क्या ये जरूरी है? क्या इस पर हमारा कंट्रोल है? जी नहीं, हमारा कंट्रोल नहीं होता। ये हमारे हैबिट में कब आता है? जब बार 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 वही चीजें चलती रहती हैं। इसका एक खास रीजन है कि माइंड हर मेमोरी से आने वाले इंपैक्ट को पकड़ के रखता है कि इसका रिस्पॉन्स ये है, अगर ये फीलिंग आई है तो रिस्पॉन्स ये देना है, और बार बार उसी पर चलता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर, आप अगर सीधे हाथ से लिखना सीखते हैं तो आप सीधे ही हाथ से लिखते हैं हमेशा। आप जानते हैं कि एक लैंग्वेज को कैसे लिखा जाता है, तो फिर सिर्फ सीधे हाथ से क्यों? आप दूसरे हाथ से भी तो लिख सकते हैं, आप लेफ्ट हैंड से भी तो लिख सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? जी नहीं। आप एक ही तरह से खाते हैं, एक ही तरह से उठते बैठते हैं, ज्यादातर आपके स्टाइल उसी तरह के होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा माइंड सेट पैटर्न्स पर काम करता है और उसे हमारे बिहेवियर में बदल देता है। एनएलपी को सबसे पहले 1970s में जॉन ग्राइंडर और रिचर्ड बैंडलर, इन दोनों लोगों ने स्टडी किया 3 खास लोगों को जो कि थेरेपिस्ट थे। और इनका काम सिर्फ इतना होता था कि ये लोगों के माइंड के पैटर्न्स को स्टडी करके कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस और टेक्निक से उनके माइंड के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी पैटर्न को चेंज कर देते थे, ताकि लोग अपनी हैबिट्स, अपने बिहेवियर्स को चेंज कर सकें। किसी को अगर गुस्सा आता है तो वो अपने गुस्से को में रिस्पॉन्ड ना करे, बल्कि एक स्टेबिलिटी के साथ अपनी लाइफ में रिस्पॉन्ड कर सके। किसी का ट्रॉमा है तो उस ट्रॉमा को हील करने के लिए हेल्प करते थे, यहां तक कि उनके माइंड की वजह से जो उनके शरीर में बीमारी आई है उसे भी हील करने में हेल्प करते थे। जी हाँ, माइंड की वजह से बीमारियां शरीर में आती हैं। ये आज आप जानेंगे यहां पर कि कैसे ये होता है। सबसे पहले थेरेपिस्ट थे फिल्स पर्ल्स। ये एक फैमिली थेरेपिस्ट रहे, और फैमिली थेरेपिस्ट होने के नाते इन्होंने लोगों के रिश्तों को बेहतर बनाने में हेल्प किया। वर्जीनिया सेटर भी फैमिली थेरेपिस्ट रही हैं, लेकिन कपल काउंसलिंग भी इन्होंने बहुत ही बखूबी इन्होंने की है। और इसी के साथ में इन्होंने सोल्जर्स को, जी हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोल्जर्स को हेल्प किया उस वॉर के ट्रॉमा से बाहर आने में, ताकि वो वहां की उन दर्दनाक तस्वीरों को भूलकर अपना एक सही जीवन, नॉर्मल जीवन जी सकें, इसके लिए हेल्प किया करती थी। उन्हीं में एक थे मिल्टन एरिक्सन। इस दुनिया के सबसे बड़े हिप्नोथेरेपिस्ट रहे हैं। इनके बारे में कमाल की बात ये थी कि 17 साल की उम्र में जब इन्हें पोलियो हो गया तो इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल किया और पोलियो से पूरी तरह से मुक्त हो गए। इसी के साथ, जैसे आजकल कहा जाता है डिसलेक्सिया, एक बीमारी का नाम दिया गया है डिसलेक्सिया। और बताना चाहूंगी डिसलेक्सिया कोई बीमारी नहीं है, बट स्टिल इसे डिसलेक्सिया को एक ऐसा डिसऑर्डर कहा गया है जब बच्चा पढ़ लिख नहीं पाता, उसे पढ़ने लिखने में परेशानी होती है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन किया कि न सिर्फ इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, बल्कि इस दुनिया के सबसे बड़े हिप्नोथेरेपिस्ट कहलाए। जॉन ग्राइंडर और रिचर्ड बैंडलर ने जब इन तीनों लोगों को स्टडी किया, इनके काम करने के तरीके को देखा, इनकी टेक्निक्स को देखा, तो उन्होंने एक स्टडी को रेडी किया जिसमें लोगों के माइंड के पैटर्न्स कैसे क्रिएट होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, और किस तरह से इसके पैटर्न्स को चेंज किया जाता है। एक समय पर आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो रीजन बनेगा, बाहर आपके बिहेवियर को जन्म देगा, आपके बिहेवियर को
बनने का कारण बनेगा। आप उसी तरह से बिहेव करेंगे जैसा आपके इंटरनल वर्ल्ड में आपका इमोशन चल रहा होगा, जो आप फील कर रहे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो बाहर भी आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ पर इम्पैक्ट डालते हैं। दूसरी चीज, जब आप अंदर से अच्छा फील नहीं करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पर भी पड़ता है। यानी कि हर पल मेरा इंटरनल वर्ल्ड मेरे एक्सटर्नल वर्ल्ड में चेंज कर रहा है। यानी एक कम्युनिकेशन मेरे माइंड के अंदर चलता है, मेरी बॉडी के अंदर चलता है, और दूसरा कम्युनिकेशन जो इंटरनल वर्ल्ड की वजह से बाहर निकलता है वो मेरे एक्सटर्नल वर्ल्ड को क्रिएट करता है। अगर मैं गुस्से में हूं तो मेरे आसपास के लोगों पर, एनवायरमेंट पर उसका असर पड़ेगा, मेरे रिश्तों पर उसका असर पड़ेगा, मेरे वर्क पर उसका असर पड़ेगा। अगर कहीं कभी आप स्ट्रेस में हैं तो आपके लाइफ में, आपके वर्क पर, आपकी परफॉर्मेंस पर, आपकी फीलिंग्स पर, आप जो करना चाहते हैं उस पर, आपके गोल्स पर, आपकी लाइफ के हर एरिया पर उसका असर पड़ता है। अक्सर ऐसे डिसीजन हम ले लेते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए थे, और उसके बाद हमें लगता है कि उस वक्त शायद मुझे थोड़ा और सोचना चाहिए था। यानी मेरे माइंड और बॉडी के अंदर एक समय पर जो भी चलता है वो मेरी लाइफ को पल पल क्रिएट करता है। जितना जो कुछ भी आपके इंटरनल वर्ल्ड में है उससे बनती हैं आपकी वैल्यूज। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आप कभी भी देखिएगा, कुछ लोग अपनी वैल्यूज को कंप्लीट करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। अगर एक पर्सन है जिसने सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है, वो अपने कमिटमेंट पर अपनी लाइफ में कुछ भी गंवाने को रेडी हो जाता है। अक्सर आपने ऐसे लोगों को देखा होगा और आपको लगता होगा इतनी रिजिडिटी किस काम की जो लाइफ को बर्बाद कर दे। लेकिन ये वैल्यू सिस्टम अंदर इतना स्ट्रांग हो जाता है, माइंड इतना जबरदस्त तरीके से इसे पकड़ के रखता है कि उस इंसान को, उस वैल्यू को पूरा करने के लिए इंसान किसी भी एथिक को तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। इसी तरह से कुछ लोगों के लिए वैल्यूएबल होती है उनकी सिग्निफिकेंस। अगर उन्हें सिग्निफिकेंस लेनी है और वो कहीं और से नहीं मिल पाई, सही तरीके से नहीं मिल पाती है, तो वो किसी भी वक्त एडिक्शंस में पढ़कर इस वैल्यू को कंप्लीट करना चाहते हैं। एडिक्शन कहीं ना कहीं किसी चीज से रिलीफ पाने के लिए या फिर सिग्निफिकेंस को पाने के लिए, कहीं रिलीफ पाने के लिए काम करती है। जो चीज उस इंसान को अपनी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएटिव करते हुए नहीं मिल पाई, उसे वो एक नेगेटिव तरीके से पूरा करने लगता है और उसके माइंड को लगता है कि मुझे वो चीज वहां पर मिल रही है। याद रखिए, उसके माइंड को सिर्फ लगता है, ऐसा होता नहीं है। और माइंड का ये गेम उसके इंटरनल वर्ल्ड में कुछ ऐसा क्रिएट करता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो उसका माइंड एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करता है जहां पर उसे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे ये अचीव हो रहा है यहां से। जैसे अक्सर हमें लगता है कि कॉफी बार बार पीने से शायद मेरा स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या कॉफी स्ट्रेस को रिलीव कर सकती है? देखा जाए तो हमारी बॉडी में एसिड की मात्रा को बढ़ा देती है और उसकी वजह से हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उल्टा वो डिस्टर्ब होता है, बेहतर नहीं होता। हमारी बॉडी का केमिकल बैलेंस चेंज हो जाता है जिसकी वजह से इमोशन भी चेंज होता है। लेकिन माइंड को सिर्फ इतना लगता है कि स्ट्रेस रिलीफ मिलता है जब भी हम कॉफी पीते हैं और दोबारा से काम पे लग जाते हैं तो एनर्जी मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। माइंड को सिर्फ ये चीज लग रही है, माइंड कुछ ना कुछ इसके पीछे अचीव कर रहा है। ये भी आप जानेंगे कि ऐसा क्यों करता है माइंड। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल वर्ल्ड का कम्युनिकेशन से मतलब क्या है? आप जितने भी आपके बिहेवियर हैं, आपकी हैबिट है, आपके एक्शन है, जो भी आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ये आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में होता है। लेकिन क्या ये एक्सटर्नल वर्ल्ड का कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट है? क्या आप अपनी मर्जी से अपनी हैबिट को कभी भी चेंज कर पाते हैं? क्या आप बहुत आसानी से अपने किसी भी बिहेवियर को बदल पाते हैं? कैसा होता है? नहीं। तो ऐसा क्या है कि मेरी हैबिट, मेरे बिहेवियर्स, मेरा कम्युनिकेशन, मेरा एक्शन मेरे खुद के कंट्रोल में नहीं है?
क्योंकि ये सब कुछ बाहर से नहीं, आपके इंटरनल वर्ल्ड के कम्युनिकेशन से क्रिएट होता है। और ये इंटरनल वर्ल्ड का कम्युनिकेशन आखिर है क्या, कहां होता है ये कम्युनिकेशन? बेसिकली हमारे माइंड को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कुछ लोग इसे अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, इसके 2-3 लेयर भी बना देते हैं, बट इतना समझना काफी है कि जो कॉन्शियसनेस है ये बाहर की दुनिया में रहती है हमेशा। अभी एग्जाम्पल के तौर पर आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, और आप जहां भी बैठे हैं वहां क्या एक टेम्परेचर है, आप कुछ फील कर रहे हैं, टेम्परेचर को फील कर रहे हैं, कोई प्रेशर है या एनीथिंग इज देयर, इसे आप महसूस कर रहे हैं। और साथ ही आप जो इंफॉर्मेशन इस वक्त गेन कर रहे हैं उसके लिए आपके माइंड में एक पिक्चर भी चल रही है। आप देख मुझे रहे हैं, लेकिन मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको बता रही हूं उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ के कुछ इंसिडेंसेस को क्या कर रहे हैं, साथ साथ चला भी रहे हैं। यानी दो कम्युनिकेशन एक साथ चल रहे हैं, दो पिक्चर एक साथ चल रही हैं। अगर दिखाई मुझे देना है तो अंदर जो पिक्चर है वो कौन आपको शो कर रहा है? साइमल्टेनियसली दो वर्ल्ड में आप हमेशा रहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त आप जरा याद करने की कोशिश कीजिए कि बचपन में जो आपके सबसे ज्यादा फेवरेट टीचर थे उनकी आवाज कैसी होती थी, तब आप वो आवाज कहां सुनेंगे? कॉन्शियसनेस में आप उसे नहीं सुन सकते, बाहर के वर्ल्ड से नहीं जाएगी वो आवाज, लेकिन अभी अभी आप उस आवाज को अपने माइंड के अंदर सुन रहे हैं। ये कहां सुना आपने? ये सुना आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 80 बिलियन न्यूरॉन्स से मिलकर बना है, और न्यूरॉन्स का सिर्फ एक ही काम है, आपकी हर मेमोरी को, आपकी हर एक्सपीरियंस को, आपकी लाइफ के हर इंसिडेंट्स को, आपकी स्किल को, जो भी आपने सीखा, देखा, सुना, हर मेमोरी को क्रिएट करता है और अपने अंदर बचा के रखता है। इतनी जबरदस्त पावर है कि 80 बिलियन न्यूरॉन्स और हर न्यूरॉन की कैपेसिटी 82 GB। तो सोच लीजिए कितना बड़ा मेमोरी का पावर हाउस है। और साथ ही कॉन्शियस माइंड एक शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह से काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉन्शियसली सोचें, हाँ मुझे कल ये करना है, या आपने किसी बुक के 2 पेज आज पढ़े तो कल तक आप भूल जाएंगे, लेकिन उसमें से कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको याद रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्टोरी पढ़ी थी तो उस स्टोरी को आप बता पाएंगे कि स्टोरी क्या थी, लेकिन उसे वर्ड बाय वर्ड स्पेल नहीं कर पाएंगे। एम आई राइट? वर्ड बाय वर्ड आप उसे नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप उस स्टोरी में क्या था ये आप उसे बता पाएंगे, उसे समराइज कर पाएंगे। अगर माइंड ने पढ़ा था उसे वर्ड बाय वर्ड, और इतना बड़ा स्टोर हाउस मेरे पास है, तो मुझे वर्ड बाय वर्ड वो याद क्यों नहीं है? सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, वर्ड बाय वर्ड याद नहीं है लेकिन मुझे स्टोरी याद है। ऐसा क्यों? ये डिफरेंस क्यों आया? इस डिफरेंस का एक खास कारण है, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह से काम करता है, और जितने भी वर्ड्स आप पढ़ते हैं वो सब के सब आपके कॉन्शियस माइंड से पढ़े जाते हैं। लेकिन जब जब कोई वर्ड पढ़ा जा रहा है उसके बेसिस पर माइंड अपनी एक इमेज बनाता है। तो जैसे जैसे वो इमेज बनती चली जाती है, वैसे वैसे आप क्या करते हैं, उसकी एक पूरी मूवी रेडी करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसको पिक्चर्स में क्रिएट करते हैं, वॉइसेस में क्रिएट करते हैं। तो आपको ज्यादा कौन सी चीज याद रहती है? वो पिक्चर, वो वॉइस, और आप उसे अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर देते हैं उसके बाद, राइट? यानी कि कॉन्शियस ने जो पढ़ा, जो समझा, उस वर्ड पर मेरे माइंड ने उस मेमोरी को नहीं बचाया, मेरे माइंड ने एक नई इमेज क्रिएट की उसके बेसिस पर और उसे बचाया। जब भी आप उस स्टोरी को किसी और को बताएंगे तो आप हूबहू वैसी नहीं बता पाएंगे जैसी वो बुक में लिखी थी। कुछ पॉइंट उसमें चेंज हो जाएंगे, कुछ चीजें हो सकता है आप एड ऑन कर दें, क्योंकि आपने अपने माइंड में उस पिक्चर को बना लिया था बाय चांस, आपको लगा कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि नहीं, अब जब दोबारा पढ़ते हो आप कहते हैं नहीं ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये कुछ और था, मुझे लगा ऐसा था। जानते हैं क्यों लगा आपको? क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड ने उस वक्त थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, कि जो फास्ट, जो स्पीड चल रही थी, आपका माइंड उस हिसाब से पूरी पिक्चर अंदर क्रिएट नहीं कर पाया। अब देखिए, दो चीजें एक साथ हो रही हैं। कॉन्शियस माइंड रीड कर रहा है स्टोरी को, और सबकॉन्शियस माइंड अपनी इमेज क्रिएट कर रहा है साथ साथ, हर एक वर्ड के साथ। जैसे ही आप वो करेंगे, जैसे हमने बचपन में पढ़ी थी, थर्स्टी क्रो पढ़ी थी, राइट? कि थर्स्टी क्रो आया, वहां पर उड़ा, वहां से चला, वहां पर उसे कंकर दिखे, तो
तो हमने उसकी स्टोरी बनाई और उसे हम एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन वर्ड बाय वर्ड उसको याद करने में कितनी डिफिकल्टी होती है, सोचिए। यानी मेरा माइंड रॉट मेथड को अडेप्ट नहीं करता, उसका एक अपना खास तरीका है हर इंफॉर्मेशन को लेने का। कुछ चीजें जो मिस हो जाती हैं वो क्यों होती हैं? कॉन्शियस माइंड ने तो सारी लाइनें पढ़ी थी, तो सबकॉन्शियस ने मिस क्यों कर दिया? क्योंकि इसका एक खास तरीका है। जितनी भी आपकी क्रिएटिविटी है वो सारी कहाँ होती है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। और इस क्रिएटिविटी में शामिल हैं आपके सारे ड्रीम, आपकी ड्रीम लाइफ, आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे, ये इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है आपका सबकॉन्शियस माइंड। किन एडिक्शंस में आप पड़े हुए हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका सबकॉन्शियस माइंड है। इमोशन और फीलिंग कब कहाँ कैसी आनी चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करता है। कैसे? आपको अच्छे से पता है, बचपन में जब आप किसी ऐसी चीज से डर गए थे, किसी जानवर से डर गए थे, तो अभी भी आपको पता है कि उस वक्त डरने के बाद फीलिंग क्या आई थी, राइट? एकदम से माइंड बॉडी के अंदर फीलिंग छोड़ देता है। याद रखिए, फीलिंग माइंड के पास नहीं होती, लेकिन माइंड के पास एक ऐसा कनेक्शन होता है कि किस पिक्चर से कौन सी फीलिंग अटैच है वो उसे बेहतर तरीके से जानता है। ये जो अटैच होती हैं फीलिंग्स, यही बनाती है हमारे एक्सपीरियंसेस को। ये जो थ्रेड है जो कनेक्ट कर देता है एक इमेज, एक मेमोरी और उसके साथ में एक फीलिंग, इनका ये जो कनेक्शन है, सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे हर एक इमोशन के लिए। आपके जितने भी इंट्यूटिव थॉट्स हैं वो सारे के सारे आपके सबकॉन्शियस की वजह से आते हैं। आपका माइंड जो आइडिया क्रिएट करता है, आपको क्या लगता है कि ये आइडिया कहीं से जनरेट हो रहा है? जी नहीं, इस पूरे यूनिवर्स में ये सारे के सारे आइडियाज ट्रेवल करते हैं साउंड्स की फॉर्म में। अगर आज मैं यहां पर कुछ बोल रही हूं तो ये साउंड कभी खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड एक फ्रीक्वेंसी की तरह से काम करता है। जैसे ही वो उस फ्रीक्वेंसी पर आएगा, वो नए आइडियाज को गेन करने लगता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा मैग्नेट है जो इस यूनिवर्स की हर वाइब्रेशन, हर थॉट पर रिस्पॉन्ड करता है। आप जिस तरफ फोकस ले जाते हैं उसी तरह के आइडियाज, उसी तरह की चीजें आपकी तरफ आनी शुरू हो जाती हैं। इसका एक खास रीजन है, बिकॉज वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। इस यूनिवर्स को एक एनर्जी, इस यूनिवर्स में एक एनर्जी फ्लोट करती है, वही एनर्जी हम सबको आपस में जोड़ कर रखती है, वही एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस से कम्युनिकेट करती है और वही रिस्पॉन्सिबल है हमारे हर एक थॉट के लिए। आपके आसपास के लोग जैसे होंगे, आपके थॉट्स की क्वालिटी वैसी हो जाती है, बिकॉज यू आर कैचिंग द एनर्जी। योर सबकॉन्शियस माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी सारी की सारी आपके सबकॉन्शियस में होती है। आज से कई साल पहले की भी बात की जाए तो आपके माइंड में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो अभी तक ताजा हैं, और उनसे शायद उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनसे आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए पहले ये जानना जरूरी है मेमोरी क्रिएट कैसे होती है। बाहर की दुनिया से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर लेनी है तो आप कैसे लेंगे? देखकर, सुनकर, या फिर महसूस करके अपनी स्किन के थ्रू, या फिर स्मेल करके आपको पता चलता है कोई चीज कैसी है, फूल की खुशबू है, खाने की खुशबू है, अच्छी है, खराब है, किस तरह की है। इसी तरह से गस्टेटरी सेंस, यानी आपके टेस्ट वर्ड्स काम करते हैं। आप तुरंत बता देते हैं ये चीज नमकीन है, ये चीज है, ये चीज है। यानी आपने अपने टेस्ट के साथ भी मेमोरी को क्रिएट कर रखा है। देखने में बाहर के आइटम सबके एक जैसे लगेंगे, लेकिन जैसे ही आप टेस्ट करेंगे आप बता देंगे कि ये उस शॉप से खरीदा गया सामान है या वहां का है नहीं। बहुत आसानी से आप बता देते हैं। अपने फेवरेट रेस्टोरेंट का खाना, उसका टेस्ट आपको अच्छे से याद है, जैसे ही वो बदलता है आप तुरंत बता देते हैं आज ये खाना वैसा नहीं है जैसा हमेशा होता है। यानी आपके टेस्ट बर्ड्स तक के पास ये मेमोरी क्रिएट करने की ताकत है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना माइन्यूट लेवल पर काम करता है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जब भी परसेप्शन या थॉट प्रोसेस बनाता है तो बेसिकली आपकी सिर्फ और सिर्फ 3 सेंसेस को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, जिसमें एक है आपकी विजुअल सेंस। आपकी लाइफ में इतने सारे सीन होते रहते हैं, यानी कि इतनी सारी इवेंट्स होती रहती हैं, घटनाएं घटती रहती हैं, हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, और वहां पर आप देखकर कुछ चीजों को इंफॉर्मेशन की तरह लेंगे। उनमें कुछ आवाजें हो सकती हैं, किसी के 2 लोगों के बीच की अगर बात है तो उसमें आपके कुछ वर्ड्स भी होंगे जो आपको याद रहते हैं आवाज की फॉर्म में।
हाँ, कुछ लोग होते हैं जो इमेज पर ज्यादा फोकस करते हैं, कुछ लोगों को बातें ज्यादा याद रहती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग वर्ड बाय वर्ड बता देते हैं और अड़ जाते हैं, नहीं मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपने ये कहा और उसके बाद ये कहा। जबकि दूसरे इंसान को क्या याद रहता है, उसे वर्ड इतने याद नहीं होते, वो सिर्फ ये कहता है मुझे सिर्फ ये पता है कि आप यहां खड़े थे, आप यहां खड़े थे और आपने कुछ ऐसा कहा था कि इनको परेशानी हुई थी। उस इंसान ने उसे इमेज में ज्यादा याद रखा है। और वहीं तीसरा कहता है कि पता नहीं, मुझे तो उस वक्त ऐसा फील हो रहा था कि आप लोग कुछ शायद खराब इमोशन में है, आपके बीच शायद झगड़ा हो रहा है। उसे सिर्फ वो चीज याद होती है, उसकी फीलिंग उसे याद रहती है, और मुझे अच्छा फील नहीं हुआ था आप लोगों को उस वक्त ऐसा देखकर। तीनों लोगों ने अलग अलग तरीके से चीजें देखी, समझी और याद रखी। ऐसा क्या था कि एक ही सीन को तीन लोगों ने अलग अलग तरीके से समझा? वहां पर सबसे पहले, जब भी आप बाहर कुछ देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, परसीव करते हैं, तो तीन फिल्टर आपके माइंड पर लगते हैं। बाहर की इंफॉर्मेशन एज इट इज कभी भी अंदर नहीं जाती, उस पर तीन फिल्टर लगते हैं। सबसे पहले तो माइंड इंफॉर्मेशन को डिलीट करता है, क्योंकि हमारे माइंड के पास कैपेसिटी तो बहुत सारी है, लेकिन अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन को माइंड रखना शुरू कर दे तो कितना इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन इस माइंड के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद काम की इंफॉर्मेशन कौन सी है उसे निकालना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि पूरा का पूरा सिलेबस आपको लिखवा दिया गया और अब आपको पता ही नहीं कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है और कौन सा नहीं है, राइट। तो इसीलिए आपका माइंड करता है डिलीट। डिलीट का पैटर्न हमारे पास है। इसी तरह से कुछ खराब एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जिन्हें भूल जाना अच्छा है, तो इसलिए हमारे माइंड को डिलीशन का पैटर्न दिया गया। बट प्रॉब्लम यह है कि जिसे भूल जाना चाहिए वो याद रहता है, और जिसे याद रहना चाहिए वो भूल जाता है। जिसे चाहते हैं कि ये याद रहे वो भूल जाता है, और जिसे भूलना चाहते हैं उसे हमने याद रखा हुआ है, वो ना चाहते हुए भी याद आता रहता है। जैसे आपकी पास्ट की मेमोरी, किसी का किया गया आपके प्रति बुरा व्यवहार, किसी की कही गई एक बात जो आपको बहुत ज्यादा फील हो गई थी किसी समय पर, वो आपको आज तक याद है। माइंड के पास ये डिलीशन का पैटर्न इसीलिए था कि आप ऐसी ऐसी मेमोरीज को हटा सकें। सोचिए अगर ये डिलीशन का पैटर्न होता ही नहीं तो कितने मिक्स इमोशन हमेशा आते रहते, कितनी सारी बातें आप कहते हैं चलो छोड़ो कोई बात नहीं, लीव इट, उन्हें आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप छोड़ देते हैं, यानी डिलीट कर देते हैं, और कुछ समय बाद आपको याद भी नहीं रहता कि ऐसा कुछ हुआ था। इसी तरह से दूसरा पैटर्न है डिस्टॉर्शन का। डिस्टॉर्शन का पैटर्न क्या करता है कि आप अपने जो बाहर सीन देखा उसको अपने हिसाब से मीनिंग को ट्विस्ट करते हैं। सिचुएशन हमेशा सिचुएशन होती है, उसे अच्छी या बुरी उसे देखने का तरीका बनाता है, यानी कि हमारा डिस्टॉर्शन डिसाइड करता है कि उसका हमने सही मतलब निकाला या गलत, अच्छा अच्छा उस सिचुएशन को हमने जाना या बुरा जाना। अगर बात करें, दो भाइयों के बीच लड़ाई होती है, राइट। एक इंसान देखता है अरे भाई भाई है कोई बात नहीं, उसने इग्नोर किया, ठीक है इट्स ओके, उसने डिलीट कर दिया माइंड से, हो गई लड़ाई, भाई भाइयों में लड़ाइयां हो जाती हैं अक्सर, इट्स ओके। दूसरा क्या करता है, दूसरे का दूसरा डिस्टॉर्ट करता है उसको, उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज लगी कि दो भाइयों में लड़ाई हो गई, सबसे पहले तो उसका इंटरेस्ट का पॉइंट ही वही है। दूसरी चीज डिस्टॉर्ट करेगा, हाँ ये बड़े वाले ने कुछ ऐसा किया होगा, छोटा वाला ने ऐसे किया होगा, ये तो है ही ऐसा बचपन से, और ये ऐसा है इसने ऐसा किया होगा, वो अपना मीनिंग निकाल रहा है। जबकि पता चला कि बात कुछ भी नहीं थी, थोड़ी देर बाद वो दोनों आपस में मिले और वापस वैसे के वैसे। लेकिन दूसरे इंसान ने इतना डिस्टॉर्ट किया उस चीज को, जब वो बात किसी और को बताएगा तो उसको थोड़ा और डिस्टॉर्ट करके बताएगा कि आज उसके और उसके बीच में मैंने लड़ाई होते देखी, ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। अब देखिए कि तीसरा क्या करता है, अब तीसरे का वर्जन कुछ और ही होगा, और एक बार जरा उस बात को चौथे के पास जाने दीजिए, उसका वर्जन कुछ और होगा। और पता चलेगा अगर ये बात 10 लोगों में घूम के आ जाए तो 10वें इंसान का वर्जन बिल्कुल डिफरेंट होगा। शायद वो ये भी कह दे अरे बड़े वाले ने तो चाकू भी उठा लिया था मारने के लिए उसको। होता है ये ऑलवेज, क्योंकि लोग अपने अपने हिसाब से मीनिंग को ट्विस्ट करते हैं, उसे शेप देते हैं, साइज हर तरह से उस इंफॉर्मेशन को अपने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं। वो अपनी पिक्चर यहां क्रिएट कर रहे होते हैं वर्ड्स के बेसिस पे, और यही होता है डिस्टॉर्शन। यहां पर जनरलाइजेशन का एक आपके पास पैटर्न होता है कि माइंड जब देखता है बार बार सेम चीजों को, तो वहां से क्या करता है, एक एक्सपीरियंस उठाता है, एक लर्निंग लेता है। ओके
ये यहां पर ऐसी है तो हर जगह ऐसी ही होगी। यानी जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ढोकला, राइट, आपने एक जगह ढोकला खाया, अब आप जनरलाइज करते हैं हर जगह का ढोकला सेम ही होना चाहिए, करते हैं आप जनरलाइज। अगर उसमें चेंज मिलता है तो आप कहते हैं ये ढोकला जैसा तो नहीं है। क्या पता सामने वाले की रेसिपी वही हो, उसके लिए उसको ठीक है कि पूरा का पूरा उसे नहीं पसंद है, सिर्फ मीठा मीठा उसमें उसने क्या किया, उसको चटपटा बना दिया। तो कोई कहेगा अरे नहीं नहीं ये ढोकला जैसा तो नहीं है, मुझे तो पसंद आया नहीं है खास। दूसरा कहेगा क्या मजेदार है, नई वैरायटी मिल गई, मीठा मीठा खाने से पीछा छूटा, देखो तो सही कितना बढ़िया। यानी कोई किसी बात को डिलीट करता है, कोई किसी चीज को डिस्टॉर्ट करता है और फिर सब जनरलाइज कर देते हैं। आपने अपनी लाइफ में जितनी भी स्किल ली है, क्या सिर्फ एक ही आइडियल सिचुएशन में उसे यूज करेंगे आप? जी नहीं। अगर आप अपनी स्टेट में गाड़ी चलाना जानते हैं तो आपका माइंड ये वहां से पैटर्न उठा लेता, ओके अब जब भी सड़क दिखेगी तो गाड़ी इसी तरह से चलेगी। ऐसा तो नहीं होता कि नए रोड पर जाने के लिए आपको दोबारा से ड्राइविंग स्कूल जाना पड़ता है। ये किस लिए नहीं होता? क्योंकि जनरलाइजेशन का पैटर्न आपके पास है। जब भी हम यहां पर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को बिना रेफरेंस दिए हुए, बिना अपने आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हुए किसी और की वजह से जनरलाइज कर देते हैं, यहां पर बिठा लेते हैं, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है हमारे लिए। कैसे? किसी ने कहा अरे ये शहर तो अच्छा नहीं है, यहाँ के लोग तो ऐसे होते हैं, उसने अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ऐसा कहा। लेकिन दूसरा वहां कहता नहीं नहीं मैं तो पिछले साल गया था और मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, बड़े प्यारे लोग हैं वहां के। तो दो लोगों ने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस बताए, और एक इंसान जहां अपने एक्सपीरियंस बांट रहा है, वहां पर कुछ लोग हैं जो गेन कर रहे हैं। जब भी वो लोग उस शहर में होंगे, हमेशा उनका माइंड क्या करेगा, उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने पे मजबूर करेगा कि ये शहर ऐसा है, बच के रहना चाहिए आपको, बच के रहना चाहिए आपको। और वहां के लोगों से भी वो कुछ ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ऑलरेडी इंफॉर्मेशन उसके पास है। इस तरह से हमारा माइंड जनरलाइजेशन के बाद हमारी लाइफ में इंपैक्ट करने लगता है, और उसी के बेसिस पर हमारी लाइफ की क्वालिटी क्रिएट होती है। जहां हमें सपोर्ट मिल सकता था, लिमिटलेस चीजें हो सकती थी, वहां लिमिट लगा दी जाती है हमारे ऊपर, कहीं पर फियर की, कहीं पर डाउट्स की, कहीं पर ऐसी चीजें कि आप किसी पर ट्रस्ट ना करें, जबकि ट्रस्ट करने से मेरा ही फायदा था, और मैंने एक लिमिट क्रिएट कर दी सिर्फ और सिर्फ इस जनरलाइजेशन की वजह से। तो जब ये बाहर का सीन डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज होकर अंदर जाता है, तो हम अपनी एक नई स्क्रिप्ट लिखते हैं। और ये स्क्रिप्ट क्या बिल्कुल वैसी होती है जैसा बाहर हुआ था? जी नहीं, ये स्क्रिप्ट कुछ डिफरेंट होती है। ये स्क्रिप्ट अगर आप किसी और को सुनाएं तो उसकी इमेज कुछ और होगी, और वो रियल इमेज से कभी भी मैच नहीं करेगी। यानी हम कभी भी किसी को रियलिटी नहीं बताते, हम हर एक को अपनी स्क्रिप्ट बताते हैं। और जानते हैं हम बात कैसे करते हैं? अरे नहीं उस वो पर्सन अच्छा नहीं, ये मेरी स्क्रिप्ट है, राइट। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था? अरे मैं सामने गई, उसने स्माइल करके मुझे वेलकम ही नहीं किया, और मैंने उसका मीनिंग क्या निकाल लिया? मैंने उसका मीनिंग सिर्फ इतना निकाल लिया, ये पर्सन अच्छा नहीं है। किसी को स्माइल करके ना देखना किस डिक्शनरी में लिखा है कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं? कहीं नहीं लिखा है। बट मैंने ये अपनी स्क्रिप्ट लिखी। अब मैं अगर किसी को ये स्क्रिप्ट सुनाती हूं तो कोई सामने वाला क्या परसेप्शन बनाएगा किसी के लिए? सोचिए जरा। और उस इंसान पर अगर मेरा बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है, तो वो इंसान जब उस दूसरे इंसान के सामने जाएगा तो हमेशा उसके अंदर एक नेगेटिव थॉट चलेगा कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये इंसान अच्छा नहीं है। और वो अपने एक्सपीरियंस से हो सकता है बाद में गिल्ट में आए, अरे ये तो बहुत अच्छा था, तो उसने ऐसा क्यों कहा। हम अक्सर बाद में सोचते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से कम लोगों के एक्सपीरियंस से ज्यादा सीखते हैं, और उसी के बेसिस पर अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं। जब भी ये स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो इस डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन के बिहाफ पर लिखी जाती है, और ये डिपेंड करता है, ये डिलीशन कैसा होगा, डिस्टॉर्शन कैसा होगा, आपकी एजुकेशन पर, आपकी ब्रिंगिंग पर। अपब्रिंगिंग कैसी हुई, आपकी आइडेंटिटी, आप मेल हैं, फीमेल हैं, प्रोफेशनल आइडेंटिटी आपकी क्या है, आप किस देश से ताल्लुक रखते हैं, आप किस स्टेट से ताल्लुक रखते हैं, आप किस रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, आप एक समय पर किस रोल में हैं, आप एक बेटे हैं, भाई हैं, पति हैं, किस तरह से आप उस वक्त किस रोल में हैं। डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज में अलग अलग प्लेसेस पर आपका ये डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन बदल जाता है। आपके बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है ये डीडीजी, और आप अपनी लाइफ में कहां पहुंचना चाहते हैं।
आपके इंटरेस्ट क्या है उन पर डिपेंड करता है आपका डीडीजी। एक समय पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है उस पर डिपेंड करता है डीडीजी। तो क्या हम इस डीडीजी को बदलें? क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो करनी बेहद जरूरी हैं। जब भी ये स्क्रिप्ट क्रिएट होती है, इसी स्क्रिप्ट को आप कहते हैं अपना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, अपने माइंड के पैटर्न, अपना इंटरनल मैप, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, आपकी मेमोरी, आपका परसेप्शन, आपका थॉट प्रोसेस। ये स्क्रिप्ट अगर मेरी सही हो जाए तो कितनी चीजें मेरी लाइफ में बदल सकती हैं। सोच कर देखिए जरा। जब भी ये स्क्रिप्ट क्रिएट होती है तो आपके इंटरनल वर्ल्ड में क्रिएट होती है एक स्टेट। क्या है स्टेट? स्टेट है एक समय पर आपके अंदर जो भी इमोशन चल रहा है वो आपकी स्टेट है। यानी कि आपकी इमोशनल स्टेट में एक वक्त पर जब आप हैं, या तो आप अच्छी स्टेट में होंगे, अच्छा फील करेंगे, या फिर आप खराब में होंगे। यानी आप अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे, या तो आप डिलाइटफुल है, या फिर आप डिप्रेशन में हैं, या तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, या फिर आप फियर में हैं। राइट? इसी तरह से जब भी आप अच्छे इमोशन में होते हैं तो उसे हम कहते हैं रिसोर्सफुल स्टेट, और जब भी हम खराब इमोशन में होंगे तो उसे अनरिसोर्सफुल स्टेट कहा जाता है। क्या फर्क पड़ जाता अगर इसे हम पॉजिटिव स्टेट और नेगेटिव स्टेट कह देते? देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है, एक स्टेट ऑफ माइंड, एक ऐसा इमोशन जो डिफरेंट तरीके से आपको आपकी लाइफ में एक्ट करने के लिए आपको प्रोवोक करता है अंदर से। जब भी आप पॉजिटिव इमोशंस में होते हैं, आप खुश होते हैं, तो अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो आप फ्लेक्सिबल होते हैं ज्यादा लोगों के प्रति, अपने क्लाइंट्स के प्रति, अपने एम्प्लॉयज के प्रति, और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी लाइफ को और बेहतर क्वालिटी में ढालने के लिए आपको हेल्प करती है। मोटिवेशन आपका हाई रहता है जब भी आप अच्छे इमोशन में होते हैं। आपके इनिशिएटिव लेने की जो आपका एंथुसियाज्म है वो ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। आप अच्छी डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं क्योंकि आप अपनी अवेयरनेस को उस वक्त यूज कर रहे होते हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं हर एक चीज को। एक स्टूडेंट रिसोर्सफुलनेस में जब होता है तो अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लिख पाता है, और उसकी जो स्किल्स हैं उसको एग्जाम में भी बेहतर तरीके से हेल्प करती हैं। एक कपल जब भी वो अपने रिलेशन में एक अच्छे रिसोर्सफुल स्टेट में होंगे तो वो अपनी टुगेदरनेस को एंजॉय करेंगे, लव में होंगे, एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे, अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाएंगे, और एक हेल्दी पर्सन अपनी हेल्थ को ग्रो करेगा, अपनी बॉडी को डिजीज फ्री कर लेगा। उधर वहीं पर जब भी खराब इमोशन में कोई इंसान होता है तो वो अनरिसोर्सफुल स्टेट में होता है। जब उसके पास फियर है, एंजाइटी है, अनसर्टेनिटी है, उसको पता नहीं किया आगे क्या होने वाला है, उसे घबराहट हो रही है फ्यूचर का सोचकर, तो उसके पास अनरिसोर्सफुल स्टेट है। वो अपने कॉन्फिडेंस के रिसोर्स को, मोटिवेशन के रिसोर्स को यूज नहीं कर पाता है। जब एक स्टूडेंट अपना कॉन्फिडेंस खोता है तो बेसिकली वो अपने कॉन्फिडेंस को नहीं, उस स्टेट में नहीं है जब वो अपने वो कॉन्फिडेंस को इस्तेमाल कर पाता, और उस वक्त उसके पास सब्जेक्ट फियर आ जाता है, टीचर से वो डिस्कनेक्ट होने लगता है, स्कूल को डिसलाइक करने लगता है, क्योंकि उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसकी कनेक्टिविटी उस स्कूल के साथ अच्छी नहीं है, उसका एक्सपीरियंस उसका अच्छा नहीं है, जिससे बार बार उसकी स्टेट खराब होती है और वो कंसंट्रेट भी नहीं कर पाता। अक्सर बच्चों को फोबिया तक हो जाता है सिर्फ और सिर्फ स्कूल के नाम से। कपल्स जब भी अपनी रिसोर्सफुलनेस को खोते हैं तो उनके बीच एंगर, डिप्रेशन, लोनलीनेस जैसी फीलिंग्स होती हैं, और जब एक पर्सन अपनी हेल्थ को खोने लगता है तो इसका मतलब है उसके पास जो उसके रिसोर्स हैं उसको हेल्दी रखने के लिए, उसकी बॉडी को हील करने के लिए वो इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। क्या है आखिर ये रिसोर्स? ये रिसोर्स है आज तक आपने जितनी भी स्किल्स सीखी हैं वो, ये रिसोर्स है जितनी भी जानकारी आपने इकट्ठा की वो, जितना जो कुछ भी आपने सीखा वो, आपके पास जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं ये सब आपके रिसोर्स हैं। लेकिन इस रिसोर्स को आप सिर्फ और सिर्फ तब इस्तेमाल कर पाते हैं जब आपके पास यहां इमोशन रिसोर्सफुल होता है। यानी ये बिल्कुल वैसा है कि आप अपने जो आपकी वॉल्ट है, आपकी तिजोरी है, उसमें पूरा का पूरा सामान, हर चीज आपके पास अवेलेबल है, उसके अंदर इनफ मनी भी है, आपकी ज्वेलरी भी है, सब कुछ है, लेकिन आप उसकी चाबी खो चुके हैं। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जब भी एक प्लेयर अपनी फॉर्म खोता है तो क्या होता है उसके पास? क्या वो क्रिकेट खेलना भूल गया है?
वो वही प्लेयर है जिसने पिछली बार सेंचुरी पे सेंचुरी उस सीरीज में पूरी की थी, और इस बार वो क्या ऐसा रीजन है कि वो 2-4-0 पर आउट हो रहा है बार बार? ऐसा तो नहीं है कि वो अचानक से क्रिकेट खेलना भूल गया हो। ऐसा क्या हो गया कि वो अपनी परफॉर्मेंस खराब कर चुका है? सिर्फ और सिर्फ उस वक्त उसकी रिसोर्सफुलनेस उसके पास नहीं है, यहां पर वो एनवायरमेंट नहीं है जिसमें वो अपनी स्किल को इस्तेमाल कर पाता। जब भी ये स्टेट आपके पास होती है तो आप एक्शन जरूर लेते हैं, राइट? या तो आपका एक्शन बेहतर होगा, अच्छा होगा, अच्छे रिजल्ट क्रिएट करने वाला होगा, या फिर वो खराब होगा। यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल कैसा भी आप एक्शन करें, या तो बाहर वर्ड्स में किसी से कुछ बोलेंगे आप, फॉर एग्जांपल अगर आप गुस्से में हैं और आपने वर्बली किसी को कुछ कहा, आपका वहां पर आर्ग्यूमेंट हुआ, तो वो आपका एक्शन बन जाएगा। या फिर हो सकता है आप अपने गुस्से को दबा जाएं, लेकिन इससे भी क्या होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, आपकी आर्टरीज में पंपिंग तेज हो जाएगी, आपको शिवरिंग हो सकती है, आप वाइब्रेट कर सकते हैं, गूज बम्स आपको आ सकते हैं। यानी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही एक्शन मेरी स्टेट से क्रिएट होते हैं। अगर मैं रिसोर्सफुल स्टेट में हूं तो जाहिर सी बात है ये एक्शन अच्छी क्वालिटी के होंगे, और अगर मैं अनरिसोर्सफुल स्टेट में हूं तो ये एक्शंस खराब क्वालिटी के होंगे। और जैसी एक्शन की क्वालिटी होगी, जाहिर सी बात है रिजल्ट वैसे ही आएंगे लाइफ में। अगर मैंने एक एक्शन लिया, एक डिसीजन लिया, और उस डिसीजन को मैंने अनरिसोर्सफुल स्टेट में लिया है, तो डिसीजन मेरी लाइफ में रिजल्ट उसी तरह का क्रिएट करेगा जैसी मेरी स्टेट थी। और अगर मैंने एक अच्छी ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस में, पॉजिटिव इमोशन में रहकर किसी डिसीजन को लिया, तो उस वक्त मेरा वो डिसीजन मेरे लिए मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन सकता है। आपकी रिसोर्सफुलनेस आपके लिए क्या कर सकती है? आपकी लाइफ की रिजल्ट्स की क्वालिटी चेंज कर सकती है। और ये लाइफ की क्वालिटी जब भी चेंज होती है, अगर ये पॉजिटिवली हुई तो आप अपनी डिजायर्ड लाइफ को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर ये नेगेटिव हुई तो आपकी लाइफ बनती है अनडिजायर्ड। यानी कि कोई नहीं चाहता कि वो बीमार रहे, हर कोई चाहता है कि मुझे मनी में स्टेबिलिटी मिले। ब्रोकन रिलेशनशिप किसी को नहीं चाहिए, ये अनडिजायर्ड लाइफ है जिसे आप नहीं चाहते आपके पास हो, आप डिजास्टर क्रिएट करते हैं अपने लिए। लेकिन अगर आपका ये इमोशन बेहतर है तो इस इमोशन को यूज करके आप अपने एक्शंस और उनकी रिजल्ट्स की क्वालिटी को बदलते हैं, आपके पास हेल्थ आती है, वेल्थ आपका आता है, अपने रिलेशनशिप्स को आप ग्रो करते हैं, लाइफ में आप सक्सेसफुल बनना शुरू करते हैं, अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टेट आखिर है क्या? इस स्टेट को अगर मैं एक लाइन में सम अप करूं तो एक समय पर आपके माइंड और आपकी बॉडी में जो कुछ भी चल रहा है वो आपकी स्टेट है। यानी आपके माइंड में एक थॉट चलता है, क्वालिटी ऑफ थॉट है, और उसकी वजह से आपकी फिजियोलॉजी पर एक इंपैक्ट पड़ता है। जब भी आप कॉन्फिडेंस में होते हैं तो आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, जब भी आप डिप्रेशन में, स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, आप अक्सर परेशान दिखते हैं, आपके फेस के एक्सप्रेशन जता देते हैं कि आपका इमोशन अंदर अच्छा नहीं चल रहा, और वो आपकी फिजियोलॉजी से रिफ्लेक्ट होता है। यानी ये दो चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। जब भी ये स्क्रिप्ट यहां होती है तो आप एक स्टेट को क्रिएट करेंगे ही करेंगे। अब आखिर ये स्टेट मेरी हेल्थ पर कैसे इंपैक्ट डालती है, इसका रोल क्या है मेरी हेल्थ के लिए? सबसे पहले हम ह्यूमन बॉडी बनी है सबसे पहले सर्वाइवल का जो पैटर्न है वो ह्यूमन बॉडी में डाला गया, और उसके लिए जरूरत पड़ी एक नेगेटिव पैटर्न की। क्योंकि जब ह्यूमन माइंड को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पैटर्न दिए गए कि वो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करे, तो और उसे जब इस धरती पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था तो वो सरवाइव नहीं कर पाया। यानी कि अगर उसके पास ये थिंकिंग नहीं है कि सामने अगर शेर आया है तो ये मुझे खा भी सकता है, अगर ये नेगेटिव थॉट उसके पास ना हो तो कितनी देर हम इस पृथ्वी पर जिंदा रह सकते हैं, सोचिए जरा। इट मीन्स नेगेटिव थिंकिंग भी हमें हेल्प करती है, लेकिन जानते हैं नेगेटिव थिंकिंग कहां के लिए बनी थी? सिर्फ और सिर्फ सरवाइव करने के लिए। आपके सर्वाइवल के लिए आपको नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न दिया गया था, लेकिन हमने इसे कैसे कैसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया और उसके रिजल्ट्स क्या हुए, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब भी आपके सामने कोई फिजिकल खतरा आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई टाइगर है, कोई लायन है, कुछ भी आपके सामने आया, कोई जंगली जानवर आपके सामने आया, आप उसे देखेंगे, इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी, उसकी आवाज सुनकर आप उस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगा ये कौन सा जानवर है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वो इंफॉर्मेशन होगी।
काइनेस्थेटिक तो जाहिर सी बात है उस वक्त आप नहीं काइनेस्थेटिक जाकर छू कर तो नहीं देखेंगे, जाहिर सी बात है। तो आपने एक इंफॉर्मेशन को देखा सुना और उसके बाद आपके माइंड में जाना क्या चाहिए था? दो चीजें जानी चाहिए थी। अगर वो सामने कोई लायन है, कोई टाइगर है, तो उसकी रॉर के साथ, उसकी दहाड़ के साथ उसकी पिक्चर चली जाती, इतना ही होता ज्यादा से ज्यादा। लेकिन नहीं, हमारे माइंड ने सबसे पहले डिलीट किया कि एक जानवर है और ये यहां से जैसे आया वैसे जा भी सकता है। कभी भी किसी स्ट्रीट डॉग को देखकर क्या हमारे मन में ये आता है कि ये कहीं मेरे ऊपर अटैक ना कर दे, बशर्ते आपका कोई खराब एक्सपीरियंस ना हो स्ट्रीट डॉग के साथ, राइट? तब तो नहीं आता ऐसा। अच्छा, बिल्ली को देखकर क्या डर लगता है? कभी नहीं लगता होगा शायद, राइट? लेकिन टाइगर को देखकर लगता है। जैसे ही टाइगर देखा तो टाइगर आपको सामने नहीं दिखेगा, फिर आपके माइंड में टाइगर आपको अपने पीछे भागता नजर आता है हमेशा। टाइगर अभी भी वही है, सीन वही है, लेकिन आपके माइंड के अंदर टाइगर या तो आपके पीछे भाग रहा है या आपके ऊपर अटैक कर चुका है। ये क्या है? ये नेगेटिव थिंकिंग है। यानी माइंड ने एक चीज को डिलीट किया कि ये जो जानवर सामने है, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन थी प्री, किसी ने मुझे बता दिया था कि टाइगर है, मैंने अक्सर देख लिया है उसको, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि ये जंगली जानवर है जो मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मेरे माइंड ने एक चीज को डिलीट किया कि ये चुपचाप यहां से जाने वाला है। दूसरी चीज को डिस्टॉर्ट किया, टाइगर है इसका मतलब हमला तो जरूर करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है अटैक करना। और उसके बाद तीसरी चीज जनरलाइज भी, कि अब जब भी लाइफ में मुझे टाइगर दिखेगा सेम सिचुएशन मेरे माइंड के अंदर क्रिएट होगी, और उससे मेरी एक स्क्रिप्ट क्रिएट हुई जिसमें टाइगर अंदर नहीं गया, लायन अंदर नहीं गया, अंदर क्या गया? डेंजर। यानी टाइगर मतलब डेंजर, स्क्रिप्ट थी डेंजर, और असली सीन क्या था? एक जानवर जो वहां पर खड़ा है, दैट्स इट। लेकिन यार जब डेंजर जाता है तो हमारे माइंड के पास आती है एक स्टेट क्रिएट होती है फियर की, आपको डर लगना शुरू हो जाएगा, अब होपलेसनेस आएगी, अब क्या होगा, अब क्या करूं, होप जानी शुरू हो जाती है कि पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, क्या होगा, अनसर्टेनिटी आएगी। अब सोचिए, क्या इस वक्त बैठ के अपने ड्रीम और गोल्स के बारे में सोच पाएंगे आप? अरे कल ऑफिस जाना है, इससे पीछा छुड़ाओ, जल्दी से बॉस का काम करके दो, कभी नहीं सोचेंगे आप। सब कुछ खत्म हो जाता है लाइफ से जैसे ही ये डेंजर माइंड परसीव करता है। याद रखिए, परसीव करता है। डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन के बाद जो स्क्रिप्ट यहां बनती है वो परसीव की हुई है, एज इट इज रिसीव नहीं की हुई है, और उसके बेसिस पे आपने एक इमोशन क्रिएट किया है, उसे कहते हैं आपका स्टेट ऑफ माइंड। और जब भी आपके पास डेंजर है, तीन चीजें आपके पास होंगी लाइफ में: फियर, होपलेसनेस एंड अनसर्टेनिटी। और जब भी ये तीन इमोशन माइंड क्रिएट करता है तो उस वक्त हमारे माइंड में दो हमारे सेंसर होते हैं माइंड के अंदर, अमिगडाले जिन्हें कहा जाता है, और इनका काम सिर्फ ये होता है कि क्या इमोशन क्रिएट हुआ है उसको हमारी हाइपोथैलेमस, यानी कि हमारा हाइपोथैलेमस जिसका काम है हमारे सर्वाइवल को क्रिएट करना, हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करना, हमें जिंदा रखने के लिए जितने फंक्शन जरूरी हैं उनको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है। और ये हाइपोथैलेमस तक जब ये मैसेज जाता है तो हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी को सिग्नल देता है कि बॉडी में एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज किया जाए। और जैसे ही आपके पास आपकी बॉडी में ये एड्रेनलिन रिलीज होता है तो समझने की बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि आखिर होता क्या है। एड्रेनलिन जैसे ही रिलीज होगा, सबसे पहले आपके ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर को छोड़ दिया जाएगा आपकी बॉडी के द्वारा। जितना भी आपके पास स्टोर था आपका शुगर इमरजेंसी के लिए, उसे आपके ब्लड में छोड़ा गया। इसका क्या कारण है? जाहिर सी बात है, जब भी सामने डेंजर होगा तो या तो आपको भागकर अपनी जान बचानी होगी या फिर उससे लड़कर आपको जान बचानी होगी। ये दो ही तरीके होते हैं, जिसे आप कहते हैं फाइट और फ्लाइट। जाहिर सी बात है, फाइट करने में भी ताकत लगेगी, बॉडी मूवमेंट फास्ट होनी चाहिए, और फ्लाइट करने में भी आपकी ताकत लगने वाली है। और इस तरह से जब बॉडी पर एकदम से स्ट्रेन पड़ता है तो आपकी मसल्स डैमेज हो सकती है। तो आपकी मसल्स को एनर्जी की जरूरत होती है जो शुगर, ब्लड शुगर उनको देता है, और इसी वजह से जैसे ही वो ब्लड में शुगर जाती है आपकी मसल्स की प्रोटेक्शन का रास्ता हो जाता है, साथ ही साथ बॉडी में एनर्जी भी आपको मिल जाती है वहां से दौड़ने भागने के लिए।
जाहिर सी बात है टाइगर से आप कोई मैराथन तो नहीं करने वाले हैं कि मीलों तक भाग रहे हैं और टाइगर भी आपके पीछे है। ये खेल 2 4 5 मिनट का ही होगा, इससे ज्यादा होगा नहीं। इसलिए पूरा का पूरा जो रिसोर्स बॉडी के पास होता है आपको बचाने के लिए, बॉडी आपको दे देती है। अब यहां पर जैसे ही शुगर रिलीज हुआ, एक और काम होता है, एड्रेनलिन जब भी आएगा तो आपकी जो आर्टरीज हैं उनको श्रिंक कर देता है, जिनमें से आपका ब्लड बहता है। इसकी क्या जरूरत थी? और हार्ट बीट को फास्ट कर देता है। जब भी आपको सोचिए किसी पाइप से दूर तक पानी लेकर जाना हो तो आप क्या करते हैं? या तो मोटर की कैपेसिटी बढ़ाते हैं या फिर पाइप को प्रेस करते हैं। अगर पाइप को प्रेस करने से काम नहीं चलता तो आप मोटर की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, और अगर मोटर की कैपेसिटी बढ़ाने से काम नहीं चलता तो पाइप को प्रेस करना भी जरूरी हो जाता है। लेकिन हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ये दोनों काम एक साथ कर देती है। हार्ट बीट को तेज करती है, हार्ट तेजी से पंप करता है ताकि ब्लड फ्लो को जल्दी जल्दी आगे भेजे, और उसी के साथ में जो आर्टरीज हैं उनको श्रिंक करता है ताकि फ्लो ज्यादा तेजी के साथ चले, आपके ब्रेन को भी इक्वली ब्लड मिलता रहे और आपकी बॉडी में भी रहे, जिससे आपके मूवमेंट फास्ट हो जाए। कभी भी आपने महसूस किया होगा, डर में अक्सर टेम्परेचर चेंज होता है बॉडी का, एकदम से वार्म अप हो जाता है बॉडी में और एकदम से एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है कि भागना है, यहां से क्या करना है, एकदम से आपके पास आती है। दिस इज द ओनली रीजन कि आपके हाथों और पैरों की तरफ ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो किया जाता है ताकि अपने आप मूवमेंट में आ सके। अक्सर आपने देखा होगा जब भी आपको घबराहट होती है आपके हाथों से कंट्रोल आपका चला जाता है। कई बार आप फोन भी ठीक से नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि उस वक्त या तो आप फियर में हैं या अनसर्टेनिटी में हैं या होपलेसनेस में हैं। यही काम उस वक्त हो रहा होता है। ब्लड का फ्लो इतना तेज होता है हाथों में कि आप किसी चीज को ठीक से पकड़ भी नहीं पाते, आपका मूवमेंट करने का मन करता है, ऑटोमेटिकली ये मूव करना शुरू करते हैं। इसी तरह से आपकी जान बचाने के लिए बॉडी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। इसी को आप कहते हैं हाइपरटेंशन, बीपी। जब शुगर लेवल अप हो जाते हैं तो आप इसे कहते हैं ब्लड शुगर जो बढ़ जाता है आपका, आप इसे डायबिटीज कह देते हैं। आपकी पैल्पिटेशन नतीजा है आपकी हार्ट बीट तेज होने का। और जब लंबे समय तक ये सारी चीजें चलती रहती हैं तो आपकी बॉडी एक और काम करती है, उसको पता है कि अभी टाइगर गया नहीं है, खतरा टला नहीं है, आसपास कहीं छुपा हुआ है और अभी उसके जाने का कुछ अता पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, बॉडी को और एनर्जी चाहिएगी तो जो भी आप खाते हैं उसको कॉर्टिजोल रिलीज होने की वजह से फैट में बॉडी कन्वर्ट करना शुरू करती है, ताकि अब जब शुगर से एनर्जी खत्म हो जाए तो आप फैट से उस एनर्जी को सोर्स को कंप्लीट कर लें। और ये फैट कहाँ होता है? ये जमा होता है जेल फॉर्म में आपके बेली पोर्शन पर, जिसे आप ओबेसिटी कहते हैं। अब आप ये कहेंगे टाइगर का और हमारी बीमारियों का क्या लेना देना? हम थोड़ी ना जंगल में जाके हर रोज टाइगर का सामना करने वाले। जी नहीं, आप ऐसा नहीं करने वाले हैं। लेकिन यहां पर आपका जानना बेहद जरूरी है कि जब भी ये टाइगर सामने आया तो ये पैटर्न क्रिएट हुआ, लेकिन टाइगर सामने होता या तो भागकर या लड़कर आप जान बचा चुके होते और वो शुगर आप यूज कर लेते। आप वहां से भाग जाते और आपकी जान बच जाती तो आपकी हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाती थोड़ी देर में और वो जो ब्लड फ्लो था वो भी रिलैक्स हो जाता। लेकिन आपके साथ होता क्या है? आज हमारे पास ये फिजिकल टाइगर नहीं है बिकॉज वी आर सिविलाइज्ड पीपल। सिविलाइज्ड हो गए, घरों में रहना शुरू कर दिया, शहर में रहना शुरू कर दिया। लेकिन एक टाइगर है जो हमेशा हमारे पास है और उस टाइगर का नाम है आपका स्ट्रेस। यही इमोशन तब क्रिएट होता है जब आप स्ट्रेस लेते हैं। कभी बच्चे के एग्जाम का स्ट्रेस, बच्चे ने कुछ पढ़ा नहीं है और कल सुबह एग्जाम है, स्ट्रेस आपको हो रहा है, बच्चा स्कूल में लेट हो रहा है, आपकी हार्ट बीट तेज है, आप परेशान हो रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, अब लेट हो रहे हैं, अब ऐसा हो रहा है। जब भी आप गुस्से में हैं तो आपका यही इमोशन क्रिएट होता है। ये तीनों चीजें हमेशा, डर लगना, होपलेसनेस का आना, अनसर्टेनिटी का आना। बॉस ने डेडलाइन दे दी है वर्क की और अब आपके साथ क्या हो रहा है? डेडलाइन के तो नाम से ही डर लगता है। जब डेडलाइन हो गई तो कौन उसे अचीव करना चाहेगा, लेकिन उसके बाद भी अचीव करनी पड़ती है कि उससे पहले काम पूरा करना होता है। सो जैसे ही ये सारे इमोशन क्रिएट होते हैं तो स्ट्रेस आपके जीवन में उसी टाइगर का काम करता है। अब जब भी स्ट्रेस आता है, क्या आप भागकर इससे जान बचाते हैं? क्या आप भागकर अपना स्ट्रेस रिलीज करते हैं? जी नहीं, हम उल्टा इनएक्टिव हो जाते हैं, हम परेशान रहने लगते हैं, हमारी बॉडी की एक्टिविटी और कम हो जाती है जिसकी वजह से वो ब्लड शुगर बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा।
हमारी हार्ट बीट लगातार तेज है, इसको हम कहीं पर यूज ही नहीं कर रहे ताकि ये वापस रिलैक्स आ पाए, इसलिए बीपी, शुगर और तीसरी जो फैट है, विजरल फैट जिसे ओबेसिटी कहा जाता है, ये तीनों पैटर्न आज लाइफस्टाइल डिजीज बन गए हैं। लाइफस्टाइल डिजीज एक और ऐसा बिलीफ हमें दे दिया गया कि अगर आपकी लाइफ इस तरह से है, आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसमें लग्जरी है और सब कुछ है, तो जरूरी है कि आपके पास ये बीमारियां होंगी। और उस बिलीफ को भी हमारा माइंड क्रिएट करके रखता है, पकड़ के रखता है, और जैसे ही देखता है कि ओके अब मेरे पास तो लग्जरी आ गई है, पैसा आ गया है, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, तो मेरे पास तो शुगर होना बहुत जरूरी है, मुझे बीपी भी होना चाहिए, बिकॉज आई एम हाईली सक्सेसफुल पर्सन, तो स्ट्रेस तो मेरे पास है। और स्ट्रेस को तो हमने इतना कॉमन कर रखा है अपनी लाइफ में कि ये स्ट्रेस इज नॉर्मल, स्ट्रेस इज नॉर्मल। और अगर स्ट्रेस नॉर्मल है तो शुगर नॉर्मल है, आपको बीपी होना भी नॉर्मल है, हाइपरटेंशन, आपकी पल्पिटेशन बढ़ना भी नॉर्मल है, और आपके पास ओबेसिटी होना भी नॉर्मल है। इतना ज्यादा ईज कर दिया हमने कि यस, वी एक्सेप्टेड ईच एंड एवरीथिंग। जब भी हमारे पास ये तीन इमोशन होते हैं तो इससे सिर्फ और सिर्फ एड्रेनलिन नहीं, हो सकता है आपका एड्रेनलिन ना हिले जरा सा भी, लेकिन एक चीज है जिस पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, अगर आपकी स्टेट इधर से इधर जरा सी भी हुई तो आपकी इम्यूनिटी जरूर इफेक्ट होती है। आपकी इम्यूनिटी की पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन है आपके स्टेट ऑफ माइंड का, आपके इमोशन का। जैसे ही आपके पास या फियर आएगा, होपलेसनेस आएगी या अनसर्टेनिटी आएगी, आपको अपना फ्यूचर अंधकार में दिखेगा, कहीं ना कहीं किसी वजह से इनसिक्योरिटीज आपके पास होंगी, रिश्तों में इनसिक्योरिटी आपके पास है, आपको कल एग्जाम है आपका और आपको पता नहीं कल क्या होने वाला है, तो अनसर्टेनिटी आपके पास है, फियर भी आपके पास है। ऐसे ऐसे न जाने कितने फियर हमारे पास हैं, और उस वक्त हमारी इम्यूनिटी या तो सरेंडर कर जाती है। सोचिए वो सिपाही जो आपको आज तक बचाते आए हैं, वो अपनी गन्स गिरा दें, अपने हथियार गिरा दें, तो आपके साथ क्या होने वाला है। फिर एक छोटा सा वायरस हो, वो भी आपको बड़ी से बड़ी क्षति पहुंचा सकता है, आपको हार्म कर सकता है। और जब लंबे समय तक इम्यूनिटी सरेंडर रहती है तो कैंसर जैसी बीमारी भी आनी शुरू हो जाती है, यानी आपकी इम्यूनिटी आपको बचाने के लिए कुछ कर नहीं रही है, इसलिए आपके बॉडी के अंदर ये अनवांटेड सेल्स बार बार जमा हो रहे हैं। और उसी के साथ जब इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव हो जाती है, ओवर रिएक्ट करती है, या तो वो कंफ्यूज होकर एलर्जी क्रिएट करेगी आपकी बॉडी में, आप ही के बॉडी सेल में इधर उधर अटैक करेगी, या फिर किसी एक पार्ट पर सीधा अटैक करना शुरू कर देती है। कंफ्यूजन में ये पहचान ही नहीं पाती आपकी इम्यूनिटी कि कौन सा अंदर दुश्मन है और कौन सा दोस्त है, कौन सा सेल उसका दुश्मन सेल है और कौन सा सेल उसके लिए उसका दोस्त है, यानी कि उसकी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। और उस वक्त हमारे पास होता है ऑटो इम्यून आर्थराइटिस। जब आपकी जॉइंट्स पर अटैक होता है आपकी इम्यूनिटी का, तो आर्थराइटिस इसलिए कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, आपको इसे मेंटेन करना होगा, आपको दवाई खानी होगी। थायराइड ग्लैंड पर जब इसका अटैक होता है तो ये आपको थायराइड देता है। एलोपेसिया, जब बालों की जड़ों पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू होता है, अटैक वहां होता है। सोराइसिस भी ऑटो इम्यून का नतीजा है। यानी आपकी इम्यूनिटी हमेशा डायरेक्टली आपके स्टेट ऑफ माइंड से कनेक्टेड है। तो मेरी पूरी की पूरी वेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेरा सबकॉन्शियस माइंड, और मेरे सबकॉन्शियस माइंड को मैं कैसे इस्तेमाल करूं कि मैं अपनी हेल्दी बॉडी को एंजॉय कर पाऊं लाइफ लॉन्ग। जब भी आपकी स्क्रिप्ट नेगेटिव क्रिएट होती है तो आपकी बॉडी से एड्रेनलिन और कॉर्टिजोल जैसे हार्मोन्स निकलने शुरू हो जाते हैं, और वो आपको देते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आपके पास ओबेसिटी, माइग्रेन जैसे पैटर्न आते हैं, और ये जाते भी नहीं है आराम से कि आप इनसे छुटकारा पा लें। बेसिकली एलोपैथी इसको ट्रीट नहीं कर पाती, क्योंकि एलोपैथी माइंड पर काम करने के लिए नहीं, बॉडी पर काम करने के लिए बनी है। और अगर माइंड से लगातार पैटर्न आ रहा है तो बॉडी पर वर्क करके इसे हटाया नहीं जा सकता, सिर्फ उसे मेंटेन किया जा सकता है, और उसके बाद उसका साइड इफेक्ट दिखाई देता है बॉडी की किसी और पार्ट के ऊपर। जब भी आपकी स्क्रिप्ट पॉजिटिव क्रिएट होती है तो जाहिर सी बात है आप एक पॉजिटिव स्टेट में होते हैं, और आपकी बॉडी से रिलीज होते हैं आपके एंडोर्फिन्स,
जो कि नेचुरल पेन किलर का काम करते हैं, आपकी डोपामाइंस जो आपकी लाइफ में मोटिवेशन का काम करते हैं। जब भी आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आपके पास होता है, आपकी डोपामाइन की वजह से होता है। आपके ऑक्सीटोसिन्स जब रिलीज होते हैं, आप अपने रिश्तों को बेहतर खुद ही करना शुरू कर देते हैं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ते। आप टुगेदरनेस को जीते हैं, ट्रस्ट करते हैं लोगों पर, अपने आसपास के रिलेशनशिप्स को जोड़ना चाहते हैं। सेरोटोनिन, मेलाटोनिन आपकी नींद को और आपकी ग्रोथ को हेल्प करते हैं, ना सिर्फ आपकी बॉडी ग्रोथ को बट यस आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ को। आप अपने गोल्स के लिए कितना ओरिएंटेड है, ये सब डिपेंड करता है आपके स्टेट ऑफ माइंड पर। यानी मेरा हर इमोशन मेरी हेल्थ के लिए, मेरी लाइफ की क्वालिटी के लिए, मेरे रिश्तों के लिए, मेरी बायोलॉजी इतनी ज्यादा कनेक्टेड है। और जब भी आपके ये पॉजिटिव हार्मोन आपके पास है तो आप वेलनेस की तरफ मूव ऑन करते हैं, एनर्जेटिक बॉडी आपकी रहनी शुरू हो जाती है, आप ज्यादा पीसफुल माइंड के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हैं। यानी बेसिकली मुझे इस स्क्रिप्ट पर काम करना होगा, या तो मुझे स्क्रिप्ट को चेंज करना आ जाए, और ना सिर्फ चेंज करना आ जाए, मुझे अच्छी स्क्रिप्ट बनानी भी आ जाए। क्यों चेंज करना और नई स्क्रिप्ट बनाना दोनों ही बेहद जरूरी हैं। एक पॉजिटिव पावरफुल माइंडसेट को पाने के लिए आपको अपनी पास्ट की जो स्क्रिप्ट है, जो खराब स्क्रिप्ट है, उनको चेंज करना होगा। आपके बिहेवियर जिस स्क्रिप्ट की वजह से बने हैं, आपको उन्हें बदलना होगा। और साथ ही जो नई स्क्रिप्ट आप क्रिएट करते हैं, जिससे आप अपने प्रेजेंट इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं, उसे आपको बेहतर बनाना सीखना होगा और एक नई स्क्रिप्ट लिखनी होगी अपने ब्राइट फ्यूचर की। सबसे पहले अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं, अपने गोल्स के लिए जगह बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने इनर कोर को हील करना होगा। इसका मतलब क्या है? हमारे पास्ट हमारा पास्ट है, हमारा पास्ट हर पल हमारे साथ रहता है। कोई भी मेमोरी छोटी से छोटी कभी भी हमें परेशान कर देती है। प्रेजेंट के इश्यूज इतने हैं कि हमें पता ही नहीं कि कैसे तालमेल हमें अपने रिलेशनशिप में रखना है, कैसे मुझे अपने प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना है, किस तरह से मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे मालूम ही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट के इश्यूज हैंडल ही नहीं हो रहे हैं। और फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज तो फिर आएंगी जब पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं, प्रेजेंट में कुछ अच्छा हो नहीं रहा, तो मैं ब्राइट फ्यूचर के सपने कैसे देखूं? माइंड आपको अलाउ ही नहीं करता। साथ ही सेल्फ इमेज इतनी लो हो चुकी है अंदर, क्योंकि हमने खुद अपनी सेल्फ इमेज को नहीं बनाया, हमारी सेल्फ इमेज को बनाया है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट ने। लोगों ने हमें बताया कि आप बहुत गुस्से वाले इंसान हैं, अरे आपके अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अरे आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं। और शुरू से लेकर आज तक आपने कभी एक बार शायद कहीं स्टुपिडिटी कर दी होगी, तो आपको स्टुपिड की आइडेंटिटी दे दी और आज तक माइंड उसको लेकर बैठा है, और आप जगह जगह पर कहीं ना कहीं स्टुपिडिटी करते रहते हैं। ऐसा होता रहता है। क्यों? क्योंकि माइंड ने बाहर से जाना मैं कौन हूं, और किसी ने हमें खुद को क्रिएट करना बताया नहीं कि मैं कौन हूं। और आप एक बात देखेंगे, आप जो होते हैं आप वैसा ही एक्ट करते हैं। आप अपनी सिस्टर के सामने एक ब्रदर है, तो आप उसके सामने ब्रदर की तरह से ही बिहेव करेंगे तुरंत। और वहीं पर अगर आपके पेरेंट्स आ जाएंगे तो आप बेटे वाला रोल अदा करना शुरू करेंगे, लेकिन भाई की आइडेंटिटी को भी साथ के साथ आप मैच करेंगे। और वहीं अगर आपकी वाइफ भी आ जाए तो आप तीनों आइडेंटिटी को ध्यान में रखकर, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांगली एकदम से एक्ट करता है, वो जान लेता है यहां पर जब तीन अलग अलग रिश्ते मेरे सामने, तो मुझे कौन सी बात बोलनी है, कौन सी नहीं बोलनी। और जैसे ही आप फ्रेंड्स के पास जाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है, वहां आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे ही आप बच्चों के सामने जाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, आप अलग एक पर्सन बन जाते हैं। और हमें सेल्फ इमेज में सबसे ज्यादा क्राइसिस कहाँ होता है? आप एक अच्छे भाई नहीं हैं, आप एक अच्छे बेटे नहीं हैं, आप एक अच्छी बहू नहीं है। हमें सिर्फ यही चीजें बताई गई हैं और उसी के हिसाब से हमारा माइंड वर्क करता है, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है वही रिस्पॉन्ड करता है। उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो उसी को यूज कर सकता है, उससे आगे नहीं जा पाता है, क्योंकि उसके पास एक स्क्रिप्ट पड़ी है। इस सेल्फ इमेज को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। एक ऐसी सेल्फ इमेज जिसे खुद आपका माइंड पसंद करे, खुद आपका माइंड प्यार करना चाहे, खुद आपका माइंड चाहे कि इंसान डिजर्व करता है हेल्दी लाइफ को,
लंबा जीवन ही इंसान डिजर्व करता है, ऐसी सेल्फ इमेज होनी चाहिए। सेल्फ इमेज इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसके सामने गोल्स बहुत छोटे लगे। जब भी हमें अपने गोल बहुत बड़े लगते हैं और सेल्फ इमेज छोटी पड़ जाती है उसके सामने, तो हमें घबराहट होती है। एक बच्चा एग्जाम से सिर्फ इसलिए डरता है क्योंकि हमने एग्जाम की पिक्चर उसके माइंड में इतनी बड़ी बनाई है और उसकी खुद की पिक्चर एग्जाम के सामने इतनी सी है। यही हमारे गोल्स के साथ होता है, हमारे ड्रीम्स के साथ होता है। क्योंकि किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि ओके आपका ये ड्रीम है, यस यू डिजर्व दिस एंड यू आर गोइंग टू डू दिस। नोबडी टोल्ड मी। सबने यही कहा अच्छा पहले ये तो कर लो, पहले छोटी मोटी जॉब ढूंढ लो, उसके बाद बड़े सपने देखना। राइट? यानी इतना सेल्फ इमेज को छोटा कर दिया जाता है कि बड़े सपने देखने की भी इजाजत नहीं है। जबकि इस माइंड के पास इतनी जबरदस्त पावर है कि जो चाहे कर सकता है, जो चाहे बन सकता है, जिस तरह चाहे अपनी लाइफ को, अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट कर सकता है। अगर ऐसा ना होता तो जिन लोगों ने सोचा था कि एरोप्लेन बनाना है वो कभी ना बना पाते। उनको भी लोगों ने यही कहा होगा कहीं ना कहीं कि नहीं बना पाओगे, क्या मजाक करते हो, परिंदे उड़ा करते हैं, इंसान नहीं उड़ा करते। राइट? लेकिन उन्होंने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो सेल्फ इमेज इतनी बड़ी थी कि उन्हें पता था कि उन्हें कहां पहुंचना है और वो पहुंचे। यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज को मान ले उसे करके छोड़ता है। अनवांटेड सेंसेशन अगर आपके पास है तो आपको इन्हें हटाना सीखना होगा। अनवांटेड विजुअल्स जो बार बार विजुअल चलते हैं, जब भी फ्यूचर के बारे में सोचो तो पास्ट सामने आके खड़ा हो जाता है। इसको डील करना आपको आना चाहिए। इंटरनल टॉक अपने लिए ही नेगेटिव चलती है, क्या मेरे से ये हो पाएगा, शायद मैं ना कर पाऊं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, अरे पिछली बार उन्होंने कहा था नहीं होगा और मुझसे नहीं हुआ था। कितनी इंटरनल टॉक नेगेटिव चलती रहती है। फोबिया आपकी लाइफ में कितने ज्यादा डिजास्टर क्रिएट कर सकते हैं। जब अगर आपके पास क्लस्ट्रोफोबिया है तो आप घुटन महसूस करते हैं, और अगर घुटन महसूस करते हैं तो जब भी आप अपने अपनों के साथ क्लोज स्पेस में होंगे आपको रिश्ते भी घुटन लगने शुरू हो जाएंगे और आप उन रिश्तों से बाहर भागना चाहेंगे। जब भी आपके पास हाइट से आपको फोबिया अगर महसूस होता है तो सोचिए सक्सेस की ऊंचाइयों पर, टॉप पर जाने से माइंड आपको पीछे खींच लेगा। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है, फोबिया है आपके पास। आपको हाइट से तो डर लगता है, तो ऊंचाइयों को छूने की बात तो छोड़ ही दीजिए। जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे माइंड आपको किसी न किसी डर को दिखाकर वापस ले आएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उस जगह पर जाएं जिस चीज से आपको डर लगता है। ओसीडी, एक ही पैटर्न में फंस कर रह जाना। लोगों की एंजाइटी इस हद तक बढ़ जाती है, कुछ फियर, अनसर्टेनिटी और होपलेसनेस इस हद तक बढ़ती है कि उनके कुछ ऐसे पैटर्न्स में वो फंस जाते हैं, जैसे बार बार हाथ धोना, एक ही बात को बार बार सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, एक ही काम को बार बार करना। बार बार लॉक लगा के आ चुके हैं और उसके बाद भी फिर से देखने जाएंगे, लगा के नहीं लगा, 2-3 बार जाके देखेंगे। ये ऐसे अनवांटेड पैटर्न है जिनमें फंसे हुए हैं। इन्हीं से और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और लाइफ के गोल्स कहीं खो जाते हैं। ट्रिगर्स इतने सारे हैं, किसी भी चीज को सोचो गुस्सा आ जाता है, किसी इंसान का चेहरा देख लिया तो गुस्सा आ गया, किसी का चेहरा देख लिया तो स्ट्रेस में आ गए, किसी से बात की तो एकदम से इमोशन खराब हो गया। ये सारे ट्रिगर हैं। यहां तक कि आपकी लाइफ में जितनी भी एलर्जीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर्ड हैं। कहीं मौसम चेंज हुआ तो छींकें आनी शुरू हो जाती है, रुकती नहीं है। मॉर्निंग में छींकें आती हैं भाई, शाम नाइट में क्यों नहीं आती, इसका क्या रीजन है? दिन के समय आप ठीक होते हैं, नाइट में खास तरीके का पैटर्न चलना शुरू हो जाता है। ऐसा क्या है? सिर्फ और सिर्फ इस सबकॉन्शियस माइंड को हील करने का तरीका अगर आपके पास हो तो आप इन ट्रिगर्स को हटा सकते हैं। इनर कॉन्फ्लिक्ट, अपने अंदर एक ही थॉट को लेकर जब बार बार दो अलग अलग थॉट आपस में टकराते हैं तो इसे आप इनर कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। एक मन करता है कि ये चीजें छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा है, दूसरा कहता है इससे तो स्ट्रेस रिलीफ मिलता है, कैसे छोड़ दोगे। एक तरफ दिल करता है कि ये चीजें कर ली जाएं, दूसरी तरफ माइंड कहता है कि नहीं ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये होना शुरू हो जाएगा। ये लगातार जो कॉन्फ्लिक्ट, जो कंफ्यूजन चलता है, ये क्रिएट करता है ऑटो इम्यून को, सोराइसिस जैसी बीमारियां, और साथ ही ये बायपोलरिटी को जन्म दे सकता है। और अगर माइंड एक थॉट पर टिकता नहीं है तो जब फोकस एक जगह क्रिएट होगा नहीं एक गोल की तरफ, तो एनर्जी फ्लो कैसे करेगी, आप उसके लिए वर्क कैसे करेंगे। तो सबसे जरूरी है जब भी आप चाहते हैं अपने गोल्स की तरफ बढ़ना तो आपको अपने इनर सेल्फ को
हील करना होगा, उसके लिए आपको इन सब चीजों पर वर्क करना होगा। ये आपके लिए कैसे होगा और ये आपको कहां तक हेल्प करेगा? जब भी आप उन सब पैटर्न्स पर काम करेंगे, आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को क्रिएट करेंगे, क्योंकि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसे में सक्सेसफुल होना नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ के ये 8 एरिया सक्सेसफुल होते हैं तो आपका माइंड ये समझता है कि आप वाकई में सक्सेसफुल हैं। फाइनेंशियल्स आपके ग्रो करने चाहिए तो माइंड आपका समझता है यस यू आर ग्रोइंग। आपकी हेल्थ फिटनेस भी ग्रो करनी चाहिए। आपकी पोजेशंस, यानी आपको एहसास तो हो कि आपके फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं। वो कैसे पता चलेगा? आपकी लग्जरी बढ़ रही है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। आप न सिर्फ अपनी लाइफ में बल्कि दूसरों की लाइफ में भी चेंज लेकर आने के लिए समर्थ हैं। आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है, आप अपने अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करने लगते हैं, मोटिवेशन आता है, आप और ज्यादा स्किलफुल बनना शुरू कर देते हैं और उसे यूज भी करते हैं। इंटीमेट रिलेशनशिप आपके ग्रो करना शुरू करते हैं, यानी आपके रिश्ते, करीबी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आपकी फैमिली आपके साथ ग्रो करती है, उनके साथ आपके रिश्ते बेहतर होते हैं। आपका बिजनेस और आपका करियर इसके साथ ग्रो करता है तो सक्सेस को महसूस करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी स्पिरिचुअलिटी, यानी आप सिर्फ लाइफ सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए और कुछ पैसा जुटाने के लिए नहीं कर रहे, घर बनाने के लिए नहीं, बल्कि आप अपने से परे जाकर सोच पाते हैं आप किस तरह से लोगों के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में, उस लेवल तक आप सोच पाते हैं, क्योंकि आप अपने आप को इतना ग्रो कर पाते हैं। तब आपका माइंड सक्सेस की तरफ आगे बढ़ता है। हमने बात की थी मास्टर कम्युनिकेटर की। क्या है ये मास्टर कम्युनिकेटर? 3 तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं। जैसे हमने शुरू में भी बात की थी कि एक पर्सन से पूछा गया तो उसने इमेजेस पे फोकस किया, दूसरे से कहा गया तो उसने आवाजों पे फोकस किया, और तीसरा अपनी फीलिंग में ही था। कहीं ना कहीं वो सिर्फ ये बता रहा था वहां ये माहौल चल रहा था, ऐसा चल रहा था, वैसा चल रहा था, और मुझे तो ऐसा महसूस हुआ, बस। यानी कि ये 3 तरह के लोग 3 तरह से सोचते हैं। तो ये 3 तरह के लोगों में से मेरे सबसे करीबी जो लोग हैं वो कैसे सोचते हैं, उनसे मैं बात कैसे करूं, ये जानना बेहद जरूरी है। तभी तो जो इंसान वॉइस के जरिए चीजों को याद रखता है, आप उसे कुछ दिखाने की, कुछ याद कराने की कोशिश करेंगे इमेजेस में तो उसे तकलीफ होगी और वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसके तरीके से उससे बात करना शुरू करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये इंसान वॉइस की भाषा समझता है, यानी इसे वॉइस ज्यादा याद रहती है, तो मुझे इसे ऐसे बात करनी चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये जानना कि हमारे बच्चे विजुअल ज्यादा क्रिएट करते हैं, ऑडिटरी में अपनी मेमोरी ज्यादा क्रिएट करते हैं, या काइनेस्थेटिक में क्रिएट करते हैं, यानी अपनी बॉडी में के मसल्स से, फीलिंग से वो सीखते हैं वो बच्चे। और अगर ये हमें नहीं पता है तो सबसे ज्यादा उन बच्चों को तकलीफ होती है जब ये मिसमैचर टीचर के पास जाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है कि एक बच्चा किस तरह से सीखे, उसके लेवल पर जाकर उसे सिखाया जाए। आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, आपका बॉस आपसे कह रहा है व्हाट यू हैव डन शो मी, वो देखना चाहता है और आप कह रहे हैं सर सुनिए मैं बता रहा हूं आपको, ही इज टेलिंग शो मी। अरे आपका बॉस विजुअल मोड का पर्सन है, उस वक्त वो विजुअल मोड में है, तो वो चाहता है कि आपने जो भी काम किया है आप उसे पेपर पर दिखाएं, सुनाए नहीं। कई बार आपका बॉस अगर आपसे कहते हैं कि बताओ व्हाट यू हैव डन टेल मी, और आप कह रहे हैं सर ये देखिए, यू आर अ विजुअल पर्सन, आप उस वक्त विजुअल मोड में और आप उसे दिखाना चाहते हैं, वो पर्सन उस वक्त सुनना चाहता है। और ये चीजें हमारे रिलेशनशिप में भी होती हैं। अक्सर महंगे महंगे गिफ्ट भी एक रिलेशन को बचा नहीं पाते। व्हाई? क्योंकि जो पर्सन दूसरा है उसे गिफ्ट्स में नहीं, उसे शायद आपकी कुछ बातें सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट था, कुछ बातें कहने में ज्यादा इंटरेस्ट था, और उस वक्त लोगों को अपने रिलेशनशिप डिसबैलेंस होते नजर आते हैं। इन 3 तरह की पर्सनैलिटीज और इनके लर्निंग स्टाइल्स पर आपको फोकस करके अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और सबसे बड़ी बात, जब भी आपको अपने गोल्स की तरफ जाना है तो आपको अपने VAK को मास्टर करना होगा। यानी आपके माइंड में जब ये सारे इश्यूज आप रिजॉल्व कर लेते हैं तो आपके माइंड के पास होना चाहिए एक परफेक्ट VAK आपके ब्राइट फ्यूचर का। इस ब्राइट फ्यूचर के VAK को कैसे क्रिएट किया जाए, इसके लिए आज की एक्सरसाइज होगी। बट उससे पहले आज की ये वर्कशॉप उन लोगों के लिए एक जर्नी ऐसी साबित हो सकती है जो उनके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट का काम करेगी। जो लोग
इस टेक्निक को सीखना चाहते हैं कि अपने माइंड से इन पेनफुल मेमोरीज को कैसे हटाया जाए, अपने इन इश्यूज को जिनसे आप हील करेंगे खुद को, उनको किस तरह से क्रिएट किया जाए, हटाया जाए, चेंज किया जाए, उनके लिए एनएलपी की एक कंप्लीट वर्कशॉप, एक कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है हमारे पास, जो स्टार्ट होगा सितंबर में। उसके बारे में बताने के लिए इस वक्त मैं इनवाइट करना चाहूंगी वंस अगेन अनुराग सूर्यवंशी। ही इज गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस जर्नी, और क्या ये टॉपिक्स रहेंगे, कैसे ये हेल्प करेंगे, उसके बारे में वो बताएंगे। लेकिन इसके बाद हम करेंगे एक एक्सरसाइज, क्योंकि पहले अगर मैं एक्सरसाइज करा दूंगी तो उन विजुअल्स को आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। सो अगले 20 मिनट के लिए आप जुड़ेंगे मिस्टर अनुराग सूर्यवंशी। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम मिस्टर अनुराग। So let's talk about, am I audible to everybody? Yes, thank you. So ये जर्नी हमारी मिड सितंबर में स्टार्ट होगी, उसके कुछ फॉलोअप क्लासेस अभी अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगे, मिड अगस्त तक। आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं, अभी अर्ली बर्ड अवेलेबल है। इस कोर्स के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि जब ये पेड कोर्सेज चलते हैं तभी हम ये जो फ्री मास्टर क्लासेस हैं वो आप तक लेके आ पाते हैं। इसके लिए क्विकली जाऊंगा, थोड़ा फास्ट जाऊंगा। जो लोग इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट, जिनका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, वो हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करके पीडीएफ मंगा सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। You would be learning about NLP, you would be learning about state, कैसे 2400 घंटे 365 दिन आप एक अपने स्टेट के ऑनर बन सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं, एक मालिक बन सकते हैं एक अच्छी स्टेट के। You would be learning about सब मॉडलिटीज, काइनेस्थेटिक, विजुअल, ऑडिटरी, किस तरह की सब मॉडलिटीज होती हैं उसके बारे में सीखेंगे। आउटकम तक कैसे पहुंचना है वो सीखेंगे। रेपो के बारे में सीखेंगे आप। न्यूरोलॉजिकल लेवल अलाइनमेंट के बारे में सीखेंगे। गाड़ी की अलाइनमेंट, बाइक की अलाइनमेंट तो हम बहुत करते हैं, खुद की अलाइनमेंट बहुत जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। एंकरिंग, डी एंकरिंग आप सीखेंगे। रिफ्रेमिंग सीखेंगे। परसेप्चुअल पोजीशन सीखेंगे। पार्ट्स इंटीग्रेशन, स्ट्रेटजीज एंड मॉडलिंग, हिप्नोटिक लैंग्वेज, प्रिसाइज लैंग्वेज, मेटा मॉडल, मेटा प्रोग्राम, प्रेफर्ड थिंकिंग पैटर्न, मेटाफोर्स एंड टाइमलाइन। इनको अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूं तो ये 2 से 3 घंटे लेगा और 100 से भी ज्यादा पॉइंटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इस कंप्लीट एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर कोर्स को करके आप खुद को एनएलपी कोच की तरह से भी इस इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बहुत से लोग एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर करा देते हैं आपको 40, 45, 50, 60, 70 घंटे में, बट वो पॉसिबल नहीं है। कुछ 1, 1.5, 2 हफ्ते का कोर्स लेके आते हैं और आपको सिखा देते हैं बहुत सारी चीजें। वो तो सिखा देते हैं, पर आप कितना सीख पाते हैं, उसके लिए एक डेली डेलिब्रेट ग्रेजुअल एक्शन चाहिए होता है। जब आप इस पैटर्न को सीख पाते हैं, 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको सीखने में और आगे सिखाने में रोल प्ले करती हैं। ऑथेंटिक टेक्निक्स टू रिजॉल्व द चैलेंजेस, एक इफेक्टिव डिलीवरी और एक गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट। ये तीनों ही आपको यहां मिलती हैं। किस किस तरह के लोग इस एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर प्रोग्राम को कर सकते हैं या करना चाहिए, किस किस तरह के लोगों को इस एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर प्रोग्राम से बेनिफिट मिलेगा, आइए जान लेते हैं। स्टूडेंट्स को, सो दैट वो अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएं, एक मालिक बन पाएं एक्टिव क्रिएटिव माइंड के। पेरेंट एंड टीचर्स के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ डील करते हैं और टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं। कपल्स के लिए बेहद जरूरी है एनएलपी की कलाओं को सीखना आज के माहौल में। हीलर्स जो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अपने स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं,
उनको हीलिंग कराते हैं, उनके लिए बेहद जरूरी है। स्पोर्ट्स पर्सन को पीक परफॉर्मेंस तक जाने के लिए बेहद जरूरी है। एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस पर्संस को अपने आउटकम तक पहुंचने के लिए बेहद जरूरी है। और कोई भी इंसान अगर मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस को फेस कर रहा है, उनके लिए बेहद जरूरी है। पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को आप इमोशनल लेस कर सकते हैं, प्रेजेंट के इश्यूज को हैंडल करना सीख सकते हैं, और फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को हटा सकते हैं अपने जहन में से। यहां पे आपकी एनएलपी मदद करता है। आइए जानते हैं ये कोर्स कैसे आपके लिए हेल्प करेगा। दिस इज अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एज फार एज एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर प्रोग्राम इज कंसर्न। दिस डिजाइन्ड बाय नन अदर देन नीरज मलिक, और वही आपको पढ़ाएंगे भी, अगले 3 महीना आपके साथ रहेंगे। दिस इज 90 आवर्स प्रोग्राम। रिमेंबर दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। दिस इज 90 आवर्स प्लस इंटरेक्टिव सेशंस ऑनलाइन, 90 घंटा प्लस इंटरेक्टिव सेशन, 40, 50, 60 घंटे में एनएलपी सीखना और सिखाना। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आपके जहन में बहुत सारे सालों से कुछ पैटर्न सेट हैं, उनको 40-50 घंटे में नहीं हटाया जा सकता। ये तो सिर्फ ऐसा होगा कि उन पैटर्न्स को, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूं कि एक कमरे में थोड़ी सी बदबू फैली हुई है, बहुत दिनों से वो साफ नहीं हो, उसमें हल्की सी झाड़ू फेरी और ड्यूड्रेंट छिड़क दिया, नहीं, उसको घिस घिस के अगर साफ करना है तो एक लाइफ टाइम की हैंड होल्डिंग चाहिए, ताकि एनएलपी को कोर्स को करने के बाद भी आपको जरूरत पड़े तो उन टेक्निक्स को दोबारा से रिजुनेट करने के लिए, रिवाइज करने के लिए आप कहां जाएंगे। आइए उसके बारे में जान लेते हैं। ये स्लाइड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। दिस इज 15 अगस्त टू 25 अक्टूबर इसमें लिखा हुआ है, बट दिस इज एक्चुअली 15 सितंबर टू 25 ऑफ नवंबर, और 15 अगस्त से इसके फॉलोअप क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। इट मींस ये कोर्स स्टार्ट होगा 15 सितंबर को, बट इसके वीकली बेसिस पे फॉलोअप क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। शेड्यूल आपके सामने दिया हुआ है। 3 क्लासेस हर हफ्ते में होंगी, उसके अलावा सैटरडे या संडे 4 घंटे का एक इंटरेक्टिव सेशन होगा आपका मास्टर कोच के साथ। इट मींस उन 3 दिनों में क्या सीखा, उसमें से क्या इंप्लीमेंट किया तो क्या फायदा मिला या क्या फायदा नहीं मिला, कौन सी टेक्निक से फायदा मिला, कौन सी टेक्निक से फायदा में नहीं मिला। ये रिकरिंग बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे इंटरेक्टिव सेशंस होंगे। 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होगा दोस्तों, 2 वे कम्युनिकेशन होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आज की डेट में इस देश में कुछ बहुत बड़े बड़े दर्जन भर, मे भी उससे ज्यादा एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनर्स हैं जो 30, 40, 50, 60 घंटे में कोर्स करा देते हैं 1 वे कम्युनिकेशन के साथ। जी नहीं, दिस इज अ 3 months जर्नी, और उस जर्नी के बाद भी आपको क्या मिलेगा आइए जान लेते हैं। You'll be connected with the like-minded people on different social media platforms as far as Success Legacy is concerned, and will be given 2 certificates. One is NLP practitioner certificate after 3 months after completion of this course, and one is certificate of NLP master practitioner, which will be given after you become the NLP master practitioner. वो कैसे होगा? जब आप NLP के कलाओं को सीख जाएंगे तो उसके बाद आपको हर महीना 2 इंटरेक्टिव प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे। उन इंटरेक्टिव प्रैक्टिस सेशंस में आके आप प्रैक्टिस करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, और वहां पे पता लगेगा कि आप कितना फॉलो कर रहे हैं इस रिजीम को। और उसके कुछ टाइम के बाद जब लगेगा कि अब आप मास्टर हो गए हैं, आपको मास्टर प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इट मींस एनएलपी की कलाओं को सीखने के बाद जब जीवन में आप उन कलाओं को उतारना शुरू करेंगे, तब आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी एक मेंटोर की, एक कोच की, एक गाइड की। हर महीने 2 इंटरेक्टिव प्रैक्टिस। क्या ये 2 ही होंगे? जी नहीं, ये 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, कम से कम 2 होंगे। और ये 1 साल के लिए नहीं है, 1 साल की स्लाइड यहां पे लगी है। दिस इज फॉर लाइफ टाइम। आप जिंदगी भर इन सेशंस में आ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। कुछ लोगों के जहन में होगा कि मेरी कुछ क्लासेस अगर मिस हो गई तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी। जिनकी क्लासेस मिस हो जाएंगे उनको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उनको सारे के सारे क्लासेस के रिकॉर्डेड सेशंस नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिल जाया करेंगे। आज की क्लास का सेशन नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको पोर्टल पे अवेलेबल होगा।
कोर्स खत्म होने के 1 महीने बाद तक भी वो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पोर्टल पे मिलेंगी। अब आप कहेंगे 1 महीने के बाद क्या मिलेगा? 1 महीने के बाद आपको 90 घंटे की क्लासेस देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आइए देख लेते हैं क्या मिलेगा। 1 महीने के बाद आपको मिलेगा, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट अवेकन द पावर विद इन मास्टर प्रैक्टिस